स्वागत है मित्रों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने मित्र विक्रम के साथ। और हम सुनने जा रहे हैं ठेकेदार का तीसरा भाग। देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल रात को 10 बजे पहाड़गंज स्थित होटल में मिले और डिनर मंगवाकर खाना शुरू किया। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। तुम दिन भर होटल से बाहर रहे? हाँ। काम से या यूं ही? उस गार्ड से मिला जिससे रवि बाबा ने पूछताछ की थी। बात हो चुकी है। वो मालूम करेगा कि बॉक्स के नीचे माल कहां पर गिरता है और वहां तक जाने का रास्ता कौन सा है, देवराज चांद ने कहा। उधर विकास विकास मल्होत्रा से मिला। साथ में प्रिया भसीन भी थी, राजन भसीन की बहन। देवराज चांद ने उनसे हुई सारी बातचीत बताई। मतलब कि इधर वो गार्ड रमेश कुमार पता लगाएगा और उधर विकास मल्होत्रा, सोहनलाल बोला। हाँ, डबल चांस लिया है, किसी तरफ से तो काम होगा। विकास मल्होत्रा ने अगर पुलिस को खबर कर दी कि वो किसी हालत में भी खबर नहीं करेगा। खाते हुए देवराज चांद ने इंकार में सिर हिलाया। वो और प्रिया भसीन दोनों ही समझदार हैं, जानते हैं कि स्मैक लेने वाली उनकी आदत को अभी तक तो बर्दाश्त कर रहे हैं उनके घर वाले, परंतु ये सब लंबा नहीं चलेगा। देर सवेर में घर वाले पैसे देने पर भी इंकार करेंगे और घर से निकालने की नौबत आ जाएगी। ऐसे में कहीं से पैसा इकट्ठा कर लेना जरूरी है। विकास मल्होत्रा कब बताएगा? कह रहा था कि आज रात पता कर लेगा। उधर रमेश कुमार ने भी कहा है कि कल रात को फोन करूं, तब तक वो मालूम करके रखेगा। दोनों में से कोई तो इस बात का जवाब देगा ही। मान लो ये बात मालूम हो गई तो डकैती कैसे होगी? जगमोहन बोला। गलत चाबी लगाकर बॉक्स खोलने से माल कहाँ गिरेगा, ये मालूम हो जाने के बाद, वहां का रास्ता मालूम कर लेने के बाद तुम क्या करोगे? तुम्हारी सोचों के हिसाब से तो ये डकैती हमें महंगी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डकैती के वक्त हम भी वहां होंगे जहां माल गिरता है और कोई एक गलत चाबी लगाते हुए बॉक्स के पास भी होगा। तब गलत चाबी लगाते ही अलार्म भी बजेगा। वीडियो कैमरों के दम पर कंट्रोल रूम वाले भी ये सब देख रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है। वो पुलिस को खबर, ये सब बातें बाद में। अभी हमें इससे पहले वाले पन्ने पर हैं। अभी हम इससे पहले वाले पन्ने पर हैं, देवराज चौहान ने कहा। लेकिन, सोहनलाल बोला, जगमोहन की बात भी सोचने वाली है। जब हम डकैती की योजना पर पहुंचेंगे तब इस मुद्दे पर बात करना। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जगमोहन और सोहनलाल की नजरें मिली। तुमने, देवराज चांद ने जगमोहन को देखा। भसीन और प्रिया के बारे में मालूम करना? हाँ, पता किया। जगमोहन बात काट कर कह उठा। राजन भसीन और उसकी पत्नी सुनीता प्रिया को अपने बच्चों की तरह मानते हैं। राजन भसीन के माँ बाप बचपन में मर गए। उसने अपनी बहन को बच्चों की तरह पाला। वो दोनों प्रिया को उतना ही चाहते हैं जितना कि अपने बच्चों को, लेकिन उसकी नशे की आदत की वजह से परेशान है। वो कोशिश करके भी प्रिया की स्मैक लेने की आदत को नहीं छुड़ा पा रहे। राजन भसीन इसका जिम्मेवार विकास को मानता है कि उसकी बहन को नशे की आदत उसने डलवाई है, परंतु उसी के वार्ड में काम करने की वजह से वो विकास को कुछ कह नहीं पाता। अब प्रिया को उसने भगवान के भरोसे छोड़ रखा है। यानी कि राजन भसीन अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, देवराज चौहान बोला। हाँ, लेकिन उसे नशा करने के लिए पैसे नहीं देता। पैसा उसके हाथ पर भी नहीं रखता। प्रिया को जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज राजन या उसकी पत्नी ला देते हैं, जगमोहन बोला। यानी कि उसका नशे का खर्चा विकास मल्होत्रा ही उठाता है। सुना है कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, हमेशा इकट्ठे ही नजर आते हैं वो। देवराज चौहान कुछ देर तक खामोशी से खाना खाता रहा। जगमोहन और सोहनलाल भी कुछ नहीं बोले। तुमने गौतम जी के बारे में पता किया? देवराज चौहान ने सोहनलाल को देखा। हाँ,
वो शरीफ और सख्त किस्म का आदमी है, सोहनलाल बोला। बेईमान नहीं है। वॉल्ट में नौकरी करने वाले जिम्मेवार लोगों को अच्छी तरह चेक करके रखा जाता है, तभी सब पक्के और ईमानदार हैं। लेकिन गौतम जी के बारे में एक खबर और भी है। क्या? गौतम जी को रजनी देवी के कहने पर नौकरी पर रखा गया है। रजनी देवी? विकास मल्होत्रा की माँ? हाँ, स्वर्गीय दौलत राम की पत्नी रजनी के कहने पर नौकरी पर रखा गया है। रजनी और गौतम जी की पुरानी पहचान है। पुरानी कैसी पहचान है ये मालूम नहीं हो सका। रजनी देवी की उम्र 45-47 है। देखने में अच्छी है और जवान है। इतनी ही उम्र गौतम की है। दौलत राम की मौत के बाद गौतम जी का रजनी के पास जाना शुरू हो गया। यहाँ तक कि रात को डिनर के बाद भी वो रजनी के बंगले पर रह जाता है। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। काम की खबर है। देवराज चौहान ने उसे देखा। मतलब कि दोनों एक ही हैं? क्या मतलब? मतलब बाद में बताऊंगा, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। गौतम जी के परिवार में कौन कौन है? कोई नहीं, वो अकेला है। शादी नहीं की। कार है। ड्राइवर रखा है। वॉल्ट की नौकरी से उसे अच्छी तनख्वाह मिलती है। रजनी और गौतम में कोई पुराना रिश्ता हो सकता है। हमें उनके रिश्ते से कोई मतलब नहीं। इसमें हमारे काम की बात यह है कि रजनी और गौतम जी एक ही हैं। उनका आपस में बहुत अच्छी तरह मिलना है। ये बात हमारी डकैती को बहुत आसान बना देती है। कैसे? बताऊंगा। अब मेरी निगाहों में राजन भसीन है, जो हमारी डकैती में परेशानी खड़ी करेगा। उसके बारे में सोचना है। राजन भसीन? जगमोहन के होठों से निकला। पहले मालूम तो हो कि डकैती की योजना क्या है, तभी सोचा जा सकता है कि राजन भसीन हमारे सामने कैसी परेशानी खड़ी कर सकता है। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। खाना खाता रहा, सोचता रहा। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह 6:30 बजे ही योगेश यादव रमेश के घर जा पहुंचा। तब रमेश कुमार नहाने के बाद कपड़े डाल रहा था। आ गया? उसे देखते हुए रमेश कुमार बोला। हाँ, वक्त पर आया हूँ। बढ़िया। मैं भी तैयार हूँ। चलते हैं। जाना कहाँ है? देखता रहे। भाभी से बात की थी कि? रमेश कुमार ने पूछना चाहा। की थी। निशा नहीं मानती। कहती है 2 लाख में जो बात हुई थी उसमें कैदी को रखना शामिल नहीं था। योगेश यादव कह उठा। वो कहती है कैदी को रखना है तो ₹1,00,000 और देना पड़ेगा। ₹1,00,000? हाँ। तेरी भाभी का कहना है कि किसी का अपहरण करके उसे घर में रखना बड़ा जुर्म होता है। योगेश यादव ने शांत स्वर में कहा। वो तो कहती है कि अगर मैं किसी को इस तरह अपने घर में बंधक बनाकर रखूंगी तो लाख का लाख एडवांस लूंगी। एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। भाभी को मुझ पर विश्वास नहीं? ये मैं नहीं जानता। तेरी भाभी है। तू जाने वो जाने। मेरे को तो कह भेजा है कि अगर किसी को कैदी बनाकर उसके घर में लाओ तो ₹1,00,000 पहले हाथ पर रख देना। नहीं तो वो किसी को अपने घर में नहीं रखेगी। मैंने बहुत कहा कि रमेश मेरा दोस्त है, उस पर अविश्वास मत कर, लेकिन वो तो पैसे पैसे की रट लगाई बैठी है। रमेश कुमार ने सोचा कि उसे संभालने के लिए तीसरे का भी होना जरूरी है। घर परिवार के भीतर कैद रखा जाएगा तो कोई शक नहीं करेगा। यहाँ कैद में रखा और उसने शोर डाल दिया तो बात खुल जाएगी। ठीक है, भाभी को 50,000 दे दूंगा। 50? उसने बहुत पक्का होकर कहा है कि लाख का लाख पहले लेगी। योगेश यादव जल्दी से कह उठा। पहले तो वो मान ही नहीं रही थी कि किसी को इस तरह कैद करके घर में रखेगी। तेरे को तो पता है, औरत पर कोई काबू नहीं पा सकता। कोई काबू पा सकता है तो वो है पैसा। मेरी मान तो ₹1,00,000 अपनी भाभी के हाथ पकड़ा दे। वो तो पूछ रही थी कि मामला क्या है। भाई साहब करना क्या चाहते हैं? किसी का अपहरण करके? मैंने समझाकर उसे चुप कराया कि तेरे को क्या, तू अपना लाख गिन। रमेश कुमार भीतर गया और 5-5 सौ की 2 गड्डियां ले आया। ये ले, पूरा लाख है। रख।
जब वहां जाएंगे तो भाभी को दे दूंगा। योगेश यादव की आंखों में चमक आ गई। गड्डियां जेब में ठूंसी। रमेश कुमार जूते पहनने लगा। मेरे को बता दे कि मामला क्या है, किसका अपहरण करना है और क्यों। तू तो मेरे साथ है, देखता रहे, धीरे धीरे समझ आती रहेगी। सारी बातें पूछा नहीं करते, समझा भी करते हैं। कुछ भी नहीं बताएगा? अभी नहीं। इतना तो बता दे कि अपहरण करके करेगा क्या? क्या फिरौती की रकम? नहीं यार, इतना कमीना नहीं हूं। बात कुछ और ही है। चूहे की तरह कुरेद मत। मैंने तो यूं ही पूछा था। योगेश यादव ने जेब में पड़ी नोटों की गड्डियों की गर्मी महसूस कर रहा था। योगेश यादव जेब में पड़ी नोटों की गड्डियों की गर्मी महसूस कर रहा था। निशा ने समझाकर भेजा था कि ऐसे ऐसे कहना। वैसे ही उसने कहा और लाख रुपए हाथ में आ गया। कल 50,000, 1.5 लाख हो गया। मुसीबत के दिन भाग गए। कोई बढ़िया सा काम करके निशा और बच्चों के साथ आराम से रहेगा। चल, रमेश कुमार बोला। वो चाकू ले लिया? योगेश यादव ने पूछा। हाँ। किसी की जान नहीं लेनी है, मारना नहीं है किसी को। बेवकूफों वाली बात करता है। चाकू का फल खोलते ही मेरा हाथ कांपने लगता है। मैं क्या किसी की जान लूंगा? चाकू तो डराने के लिए है। कहते हुए रमेश कुमार ने जेब पर हाथ फेरा, जहां चाकू रखा था। अगला दृश्य। गोलचा होटल का वही कमरा। विकास मल्होत्रा और प्रिया भसीन की आंखें बता रही थी कि स्मैक की डोज ले रखी है। दोनों मस्ती में परंतु होश में थे। बात करने लायक थे। देवराज चौहान ने दोनों पर निगाह मारकर सिगरेट सुलगा ली। मैं मालूम नहीं कर सका कि बॉक्स से दौलत कहाँ गिरती है। वो जगह कहाँ है? वहां पहुंचने का रास्ता किधर से है? विकास मल्होत्रा ने कहा। चेहरे पर उखड़ेपन के भाव थे। देवराज चौहान के कुछ कहने से पहले ही प्रिया भसीन ने उसे देखा। ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है विकास, कहने को तुम वॉल्ट के तीसरे हिस्सेदार हो, और ये सब मेरी माँ की वजह से है। विकास मल्होत्रा ने दांत भींचकर कहा। उसने सख्त ऑर्डर दे रखा है कि बिना वजह मुझे वॉल्ट के भीतरी हिस्सों में जाने न दिया जाए। रात को मैं वॉल्ट में गया तो सिक्योरिटी चीफ सुरजीत सिंह ने मुझे स्पष्ट तौर पर रिसेप्शन रूम से भीतर जाने को मना कर दिया। तुम वॉल्ट के तीसरे हिस्सेदार हो, वो तुम्हें रोक कैसे सकता है? देवराज चौहान बोला। रोक सकता है। पेपर्स के मुताबिक वॉल्ट की तीसरी हिस्सेदार मेरी मां ही है। उसी के आदेश माने जाते हैं। दिखावे के तौर पर मुझे वॉल्ट में जाना होता है, जब तीसरे पार्टनर को किसी को दिखाने की जरूरत हो। मां बहुत कम वॉल्ट में जाती है। देख ली तुम्हारी हैसियत? प्रिया भसीन झल्ला कर बोली। मेरा भाई वॉल्ट में मैनेजर है और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस दम पर मैं ज्यादा भीतर जा सकती हूँ। सब मेरी मां का किया धरा है। विकास मल्होत्रा ने तीखे स्वर में कहा। पिता की मौत के बाद सब कुछ अपने नाम पर करा लिया। मेरे नाम फूटी कौड़ी भी नहीं है। बहाना यह है कि मैं नशेड़ी हूं। नशा छोड़ूं तो सब कुछ मिल जाएगा। सब जानता हूं। माँ को गौतम जी भड़काता है, वरना पहले माँ ऐसी नहीं थी। देवराज चौहान ने विकास मल्होत्रा को देखा। गौतम जी? हाँ, वॉल्ट का काम देखता है, कह उठी प्रिया भसीन। लेकिन आंटी के साथ उसका दूसरा ही रिश्ता है। बंगले पर भी रुक जाता है, इसकी माँ के पास। असली जवानी तो इसकी माँ को अब चढ़ी है, पति के मरने के बाद। विकास मल्होत्रा ने मुंह फेर लिया। तुमने अपनी माँ को टोका नहीं? देवराज चौहान का सर शांत था। नशेड़ी की परवाह कौन करता है? माँ अपनी जिंदगी बिता रही है और मैं अपनी। विकास मल्होत्रा बोला। जो भी हो, तुम्हारी माँ तुम्हें चाहती है विकास, वरना खर्चे के लिए इतनी बड़ी बड़ी रकमें न देती। ड्रामा करती है वो। दोनों हाथों से माँ गौतम जी पर पैसा लुटाती है। शादी से पहले वो माँ के पड़ोस में रहा करता था। गौतम जी ने शादी भी नहीं की। मालूम नहीं क्या मामला है। तुमने माँ से पूछा नहीं? 50 बार पूछा, लेकिन गौतम जी के बारे में वो कोई बात करना पसंद नहीं करती।
तभी देवराज चौहान ने बीच में टोका, ये बातें बाद में करना, असल बात तो ये है कि तुम्हें जो मालूम करने को कहा था, नहीं पता कर सके। विकास मल्होत्रा खामोश रहा। प्रिया भसीन ने देवराज चौहान से कहा, सीधी सी बात तो ये है कि हमारी किस्मत में पैसा नहीं है। होता तो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का कोई रास्ता निकल आता। वॉल्ट में डकैती के हम हिस्सेदार बन जाते, लेकिन कोई फायदा नहीं। तुम्हें कोई दूसरा रास्ता मिलता है तो वो इस्तेमाल कर लो। हमारी गाड़ी अभी तो खींची रही है। देवराज चौहान ने कस लिया। अभी मेरे पास रास्ता है। विकास मल्होत्रा कह उठा। क्या? प्रिया ने उसे देखा। विकास मल्होत्रा की निगाह देवराज चौहान पर थी। अगर मां काबू में आ जाए तो काम बन सकता है। मां की बात गौतम जी भी मानेगा। क्या कहना चाहते हो? देवराज चौहान की नजरें उसके चेहरे पर जा टिकी। प्रिया भसीन भी उसे देखने लगी। तुम जाकर मां को बोलो कि तुमने मेरा अपहरण कर लिया है और वॉल्ट में डकैती करना चाहते हो। वो तुम्हारी सहायता करे। अगर बात नहीं मानी गई तो तुम मुझे जान से मार दोगे। प्रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। तू क्यों दांत फाड़ रही है? विकास मल्होत्रा ने उसे घूरा। अपनी मां को मौका दे रहे हो कि तुम जैसी मुसीबत से पीछा छुड़ा ले? उसने हंसी रोकी। पीछा? और नहीं तो क्या। वो तो पहले ही तुम्हारी आदतों और खर्चों से परेशान होगी। ऐसी औलाद की वो क्यों चिंता करेगी? वो तो छूटते ही कह देगी कि मार दो उसे। इस काम के लाख 2 लाख मैं दे देती हूँ। विकास मल्होत्रा दांत पीछे देखने लगा प्रिया को। गुस्सा आ रहा है? प्रिया मुस्कुराई। नहीं, बल्कि तुम्हारी बात को आजमाना चाहता हूं कि क्या तुम सच कह रही हो? सच कह रही हूं। आजमाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिया के स्वर में व्यंग था। मिनट भर के लिए वहां खामोशी रही। देवराज चांद ने सिगरेट एस्ट्रे में डालते हुए कहा, इस बात की पूरी संभावना है कि तुम्हारी मां पुलिस को खबर कर दे। यही तो मुझे देखना है कि वो क्या करती है। पुलिस को खबर करती है या तुम्हारी बात की परवाह न करके तुम्हें इनकार कर देती है, या फिर मेरे को बचाने की फिक्र में डकैती के लिए तुम्हारे रास्ते आसान करती है। विकास, प्रिया बोली, मान लो मां ने पुलिस को खबर कर दी या देवराज चौहान की बात ना मानी, तो तुम क्या करोगे? घर जाकर मां को गोली मार दूंगा। वो तब इसी लायक होगी। विकास मल्होत्रा का चेहरा दहक उठा। मेरी मां मुझे बचाने के लिए मेरी सहायता करना चाहती भी होगी तो वह हरामजादा गौतम जी करने नहीं देगा। तुम गुस्से में हो, और ऐसी बातें गुस्से या बदले की भावना से तय नहीं की जाती। ये तुम्हारे अपने मसले हैं। मैं वॉल्ट में डकैती करने की बात कर रहा हूं। देवराज चौहान ने कहा। मुझसे सिर्फ मेरी बात करो। तुमने जो कहा है उसे करने का शायद बढ़िया नतीजा ना निकले। तुम जैसे नशेड़ी औलाद से माँ बाप अक्सर तंग आ जाते हैं, खास तौर से तब जबकि माँ ने आशिक पाल रखा हो और बेटा आशिकी में कांटा बनकर चुभ रहा हो, तो उससे हर पल हर हाल में पीछा छुड़ाने की चेष्टा की जाती है। मैं ये बात देखूंगा। तुम अपने काम की तरफ ध्यान दो देवराज चौहान। बाकी सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तुम भगवान को कब से मानने लगे? प्रिया भसीन ने व्यंग से कहा। विकास मल्होत्रा कुछ न बोला। देवराज चौहान उठा और पीठ पर हाथ बांधे कमरे में टहलने लगा। मेरा अपहरण हुआ जानकर मेरी मां क्या करती है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मल्हो विकास मल्होत्रा ने प्रिया को देखा। तुम कमाऊ पूत नहीं हो कि मां तुम्हारी चिंता करे। वो तो जान छुट्टी कहकर जश्न मनाएगी। प्रिया मुस्कुराई। विकास मल्होत्रा दांत भींचे प्रिया को देखने लगा। तुम्हारी बात में मुझे दम नहीं लग रहा विकास मल्होत्रा। मैं शोर डालने की अपेक्षा खामोशी से काम कर जाने में विश्वास रखता हूँ। तुम्हारी माँ से बात करने का मतलब होगा शोर डालना। वो पुलिस को भी फोन कर सकती है।
और मुझे इनकार भी कर सकती है कि मेरी बात उसे मंजूर नहीं और तुम्हारे साथ कैसा भी बर्ताव करूं। अगर तुम ना नशेड़ी होते तो इस बात का पूरा चांस था कि तुम्हारी माँ को तैयार कर लेता या वो तैयार हो जाती मेरी सहायता करने को। उसके लिए तुम किसी काम के नहीं हो। उसे स्मैक के लिए तुम्हें मोटी रकम देनी पड़ती है। तुम बात तो करो, शायद बात बन जाए। विकास मल्होत्रा बोला। मैं भी तो देखूं कि मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। मुझे तो लगता है, प्रिया भसीन तीखे स्वर में बोली। देवराज चौहान की बात सुनते ही घर में मौजूद सबसे तेज चाकू देवराज चौहान को देकर कहेगी कि इससे उसका गला काट दो। विकास मल्होत्रा और देवराज चौहान की नजरें मिली। इस पागल की बात पर मत जाओ, जो कहा है वो करके देखो। डकैती में आगे बढ़ने का मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसे में इस बात को करके देख लेने में हर्ज नहीं समझता मैं। नुकसान होगा, प्रिया भसीन कह उठी। बात खुल जाएगी कि कोई वॉल्ट में डकैती करना चाहता है। उसके बाद वॉल्ट में हर तरफ पहरा तगड़ा हो जाएगा। पुलिस को खबर लगी तो वो भी चौकन्नी हो जाएगी। ऐसे में फिर तुम वॉल्ट में डकैती नहीं कर सकोगे। इस मरे हुए मुर्गे की गर्दन पर अपनी डकैती की तलवार मत रखो। इसकी गर्दन में इतना दम नहीं है कि तलवार की धार का बोझ सह सके। ये अपनी गर्दन भी कटवाएगा और तलवार। तुम बकवास बंद करोगी? विकास मल्होत्रा गुर्रा उठा। प्रिया भसीन ने गहरी सांस लेकर मुंह फेर लिया। देवराज चौहान फोन के पास पहुंचा और रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगा। 2-3 बार कोशिश करने में नंबर मिला। जगमोहन से बात हुई। तुम नारायणा पहुंचो। नारायणा? हाँ। विकास मल्होत्रा के बारे में तुम्हें बताया था, उसे अपने साथ ले जाना है, देवराज चौहान ने कहा। कोई काम की बात बताई उसने? ये बात मिलने पर करेंगे। नारायणा कहाँ आना है मुझे? 2 पल की सोच के बाद देवराज चौहान ने विकास मल्होत्रा को देखा। मेरा साथी यहां कहाँ आए कि उसे आसानी से मिला जा सके? पायल सिनेमा कह दो। पायल सिनेमा के टिकट विंडो के पास, प्रिया भसीन कह उठी। देवराज चौहान ने जगमोहन को पायल सिनेमा के टिकट विंडो के पास मिलने को कहा। 1 घंटे के भीतर वहां पहुंचता हूं, दूसरी तरफ से जगमोहन ने कहा और रिसीवर रख दिया। देवराज चौहान ने भी रिसीवर रख दिया। इसका अपहरण कर रहे हो? प्रिया भसीन कह उठी। ये मेरे साथी के साथ जाएगा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मैं इसकी मां से बात करूंगा। मैं भी साथ रहूंगी। नहीं, तुम साथ नहीं रहोगी, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। तुम अपने घर जाओगी। पूछने पर तुम्हारा बयान ये होगा कि विकास मल्होत्रा तुम्हारे साथ था कि पास में एक कार रुकी, 2 गुंडे बाहर निकले और उसे कार में डालकर ले गए। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि तुम कुछ समझ ही ना सकी। मैं विकास के साथ ही जाऊंगी, प्रिया भसीन पक्के स्वर में कह उठी। तुम मुझे रोक नहीं सकते। पहाड़ में गई तुम्हारी डकैती और उसकी प्लानिंग। मैं स्मैक कहाँ से लूंगी? विकास ही मेरे लिए स्मैक का इंतजाम करता है। ये नहीं होगा तो मैं स्मैक के बिना मर जाऊंगी। मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही स्मैक। मैं इसे स्मैक दे दो, देवराज चौहान ने विकास से कहा। क्या? इसे स्मैक दे दो, तुम्हें और मिल जाएगी, देवराज चौहान ने कहा। ना मिली तो? मिल जाएगी, जो कहा है वो करो। विकास मल्होत्रा ने अनमने मन से स्मैक का पैकेट निकाला और प्रिया को थमा दिया। इससे क्या होगा? ये तो कल तक चलेगी। प्रिया बेचैन सी नजर आई। कल मैं तुमसे मिलूंगा, विकास मल्होत्रा बोला। यह मामला ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। अगर तुम ना मिले तो मैं कहां से? देवराज चांद ने जेब से 10,000 की गड्डी निकाली। ये भी रख लो। विकास को आने में देर हुई तो तुम्हें स्मैक के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा। मैं तुमसे मिलूंगा। प्रिया भसीन ने 10,000 की गड्डी थाम ली। लेकिन विकास को तुम कहां ले जा रहे हो?
प्रिया बेचैनी से कह उठी। बाहरी लोगों की नजरों में इसका अपहरण हुआ है तो ये किसी को नजर नहीं आना चाहिए। जहां मैं हूं इसे वहां ले जा रहा हूं, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। इसे कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो प्रिया, विकास मल्होत्रा मुस्कुराकर तीखे स्वर में कह उठा। तुम्हें ज्यादा देर मुझसे जुदा नहीं रहना पड़ेगा। मां का इंकार सुनते ही देवराज चौहान ने मुझे जाने के लिए कह देना है। आज पहली बार मेरा दिल जाने क्यों घबरा रहा है, प्रिया धीमे स्वर में कह उठी। घबराने की बात कहां से आ गई, विकास मल्होत्रा पूर्ववत स्वर में बोला। ये एक छोटा सा मजाक हो रहा है, जल्दी ही मजाक ने खत्म हो जाना है। विकास, देवराज चौहान बोला, तुम होटल से निकलो और पैदल ही पायल सिनेमा के टिकट विंडो के पास पहुंचो। मैं भी वहीं आ रहा हूं। प्रिया के साथ तुम निकलोगे। होटल के बाहर प्रिया और तुम अलग अलग हो जाओगे। तुम्हें सीधा पायल सिनेमा पहुंचना है। पास ही है। और तुम? मैं तुम्हारे निकलने के 10 मिनट बाद यहां से निकलकर तुम्हारे पास आऊंगा, देवराज चौहान ने कहा। मेरी कार होटल की पार्किंग में खड़ी है। खड़ी रहने दो। मैं घर जाने के लिए बाहर से टैक्सी ले लूंगी। पल भर के लिए तीनों ने एक दूसरे को देखा। देवराज चौहान ने इशारा किया। विकास मल्होत्रा और प्रिया भसीन उठे। स्मैक का पैकेट और 100 की गड्डी प्रिया ने अपने कपड़ों में रखी और देवराज चौहान को देखकर गंभीर स्वर में बोली, विकास को कोई तकलीफ ना हो। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। देवराज चौहान का स्वर शांत था। मेरा इसके साथ से स्मैक का रिश्ता नहीं है, प्रिया गंभीर स्वर में बोली। प्यार करती हूं इससे। देवराज चौहान को सच में उसकी आंखों में प्यार भरा नजर आया। डोंट वरी प्रिया, विकास मल्होत्रा मुस्कुराया। आओ चलें। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर निकल गए। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। विकास मल्होत्रा और प्रिया भसीन होटल से बाहर पहुंचे। दोपहर के 2 बज रहे थे। सूरज सिर पर था। धूप में कम ही लोग नजर आ रहे थे। अपना ध्यान रखना विकास। मेरी इतनी फिक्र मत करो। विकास मल्होत्रा ने उसका कंधा थपथपाया। मेरे ख्याल में आज रात की बात है। मां ने मेरी परवाह नहीं करनी और देवराज चौहान को जवाब दे देना है। किसी वजह से मुझे देर हो गई तो देवराज चौहान तेरे को स्मैक स्मैक की बात नहीं है। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। मेरी चिंता मत करो। जा रहा हूं मैं। ओके। विकास मल्होत्रा पलटा और सड़क पर आगे बढ़ता चला गया। पायल सिनेमा ज्यादा दूर नहीं था। प्रिया टैक्सी के लिए नजरें दौड़ाने लगी। होटल में टैक्सी स्टैंड था, परंतु वापस जाने का मन नहीं किया। वो जानती थी कि अभी खाली जाती को टैक्सी नजर आ जाएगी। अगला दृश्य। रमेश कुमार ने विकास और प्रिया को होटल से बाहर निकलते देखा। वो होटल के बाहर ऑटो के पीछे वाली सीट पर बैठा था। चालक की जगह योगेश यादव बैठा था। रमेश कुमार ने अपनी पहचान वाले दिन रमेश कुमार ने अपनी पहचान वाले से दिन भर के लिए ऑटो किराए पर लिया था। 9 बजे से वो राजन भसीन के घर की निगरानी कर रहा था। 11:30 बजे प्रिया घर से निकली तो ऑटो उसके पीछे लगा दिया। वो टैक्सी लेकर सीधी गोलचा होटल पहुंची, फिर भीतर। उसके बाद अब निकल रही थी। तैयार है? रमेश कुमार की नजरें प्रिया पर थी। सुबह से तैयार 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 बोले जा रहा है, कुछ करता है नहीं, योगेश यादव चिल्लाकर बोला। भूख लगी और खाने को भी नहीं दे रहा। भूख तो मुझे भी लगी है। तेरे को घबराहट तो नहीं हो रही? घबराहट क्यों? क्योंकि मैं शिकार पर हाथ डालने जा रहा हूं। योगेश यादव की नजरें घूमी। उसे प्रिया नजर आई। आ गई बाहर, उसके होंठों से निकला। हाँ, साथ में लड़का है, योगेश यादव बोला। मेरे ख्याल में वो जाने वाला है। देख, वो जा रहा है, रमेश कुमार बोला। तब विकास मल्होत्रा उसे छोड़कर आगे बढ़ गया था। तू ऑटो को घुमाकर ला, मैं लड़की के पास जा रहा हूं, कहकर रमेश कुमार ऑटो से निकला और प्रिया की तरफ बढ़ गया। प्रिया भसीन टैक्सी की तलाश में इधर उधर नजरें घुमा रही थी। रमेश कुमार उसके पास पहुंचा। नमस्कार मैडम।
प्रिया भसीन ने उसे देखा, फिर सड़क पर नजरें घुमाने लगी। मैडम, मैं आपको जानता हूँ, आप राजन साहब की बहन है? रमेश कुमार ने मुस्कुराकर कहा। प्रिया की निगाह फौरन उस पर गई। तुम भैया को कैसे जानते हो? मैं भी वॉल्ट में काम करता हूँ। एक बार आप वहां आई थी, मैंने देखा था। रमेश कुमार ने कहा। यहाँ किसी का इंतजार कर? टैक्सी देख रही हूँ, घर जाना है। तभी चंद कदमों के फासले पर ऑटो आकर रुका। ड्राइविंग सीट पर बैठे योगेश यादव ने उसे देखा। मैंने भी उधर ही जाना है, ऑटो ले रखा है, आइए मैं आपको छोड़ दूंगा। रमेश कुमार मुस्कुराकर बोला। मैं तो ऑटो में जा रहा था कि आपको देखकर ऑटो रुकवा लिया। चलिए, आपको घर छोड़ देता हूँ। प्रिया भसीन ने उसे देखा, फिर ऑटो और योगेश यादव को। मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। मैडम, मैंने बताया तो, मैं वॉल्ट में काम करता। दिमाग मत खाओ मेरा। प्रिया झल्ला उठी। उसका ध्यान विकास मल्होत्रा और देवराज चौहान में उलझा हुआ था कि वो जो करने जा रहे हैं, क्या ठीक है? तभी रमेश कुमार ने चाकू निकाला और उसकी कमर से लगा दिया। प्रिया ने चिहुक कर उसे देखा। रमेश कुमार का चेहरा सख्त हुआ पड़ा था, आंखों में दरिंदगी आ ठहरी थी। ये क्या कर? खामोश, ऑटो में बैठ। रमेश कुमार गुर्राया। लेकिन सुना नहीं? मना किया तो चाकू घुसेड़ दूंगा। चल। प्रिया ने सूखे होंठों पर जीभ फेर कर कमर से सटे चाकू को देखा। घुसेड़ दूं अंदर? रमेश कुमार के स्वर में ऐसे भाव थे कि वो कांप उठी। नहीं नहीं, लड़खड़ा कर वो ऑटो की तरफ बढ़ी। सीधी चल, वरना मार कर लाश यहीं फेंक दूंगा। साथ चलता रमेश कुमार गुर्राया। वो जुदा बात थी कि घबराहट के मारे उसका दिल जोरों से बज रहा था। वो ऑटो के पास पहुंचकर ठिठकी। अंदर बैठ। कांपती टांगों से प्रिया ऑटो में जा बैठी। रमेश कुमार भी बैठा और चाकू इस तरह उसकी कमर से सटाकर नीचे की तरफ रखा कि चाकू छिप कर रहे। देखने वाला महसूस नहीं कर सकता था कि उस पर चाकू लगा है। योगेश यादव का गला सूख रहा था, दिल जोरों से बज रहा था। चल बे। योगेश यादव ने ऑटो इस तरह आगे बढ़ाया है जैसे घोड़े को लात मारी हो। वो जोरों से उछला, फिर अपनी पोजीशन में आकर सड़क पर दौड़ने लगा। रास्ते में गड़बड़ करने की कोशिश की तो चाकू पूरा का पूरा घुसेड़ दूंगा। रमेश कुमार ने दांत भींचकर कहा। देख ही लिया है तूने कि फल कितना लंबा है। आधा ही अंदर जाएगा कि दम बाहर होगा। प्रिया घबराई सी सूखे होंठों पर जीभ फेर कर रह गई। ऑटो दौड़ता रहा। कौन हो तुम? देख नहीं रही? तेरे को उठाकर ले जा रहे हैं। मेरे घर वाले पैसे वाले नहीं है कि? मालूम है, पैसे नहीं चाहिए। रमेश कुमार ने अपनी आवाज को कठोर ही रखा, जबकि सख्ती भरे ढंग से बात करने में उसे परेशानी आ रही थी। ये सब उसके लिए नया था। तेरे को क्या हम पैसे मांगने वाले लगते हैं? ये देख। उसने दूसरे हाथ से कमीज की जेब में रखा मोबाइल निकाला। मोबाइल है मेरे पास, भीख मांगने वाले नहीं है कि पैसे मांगे। फोन की बेल भी बहुत अच्छी बजती है। अच्छी धुन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये उठाई गिरा। कसम से सुनकर दिल खुश हो जाता है। खैर छोड़। कहते हुए उसने मोबाइल जेब में रख लिया। मुझे क्यों ले जा रहे हो? क्या करना चाहते हो? रमेश कुमार ने प्रिया के घबराए चेहरे को देखा, फिर सिर हिलाकर बोला। घबरा मत, तेरे को भाभी से मिलाऊंगा। भाभी से? हाँ वो। लेकिन मैंने अभी शादी नहीं करनी। तू क्या समझती है मैंने तेरे से शादी करने के वास्ते तेरे को उठाया? जुबान संभाल कर बोल। मैं इज्जतदार हूं। शादी तो क्या, बच्चे हैं मेरे। वैसे भी स्मैकी लड़की से शादी करने की मैं सोच भी नहीं सकता। तुम जानते हो मुझे? बहुत अच्छी तरह। बोला तो। तेरे भाई को भी जानता हूं। प्रिया कई पलों तक उसे देखती रही। अब वो कुछ संभल चुकी थी। चाहते क्या हो तुम? जल्दी मत कर पूछने की, मालूम हो जाएगा। चालाकी मत दिखाना मेरे को। भागने की कोशिश की तो चाकू तेरे अंदर होगा। तेरे जैसी लड़की ने एक बार मेरी बात नहीं मानी थी,
अब तक पछताती है। क्या किया तुमने? प्रिया की आवाज कांपी। छोड़, क्या किया मत पूछ। मैं तेरे को डराना नहीं चाहता। तो अपना ख्याल रख कि तेरे साथ वो ना हो जो मैंने उस लड़की के साथ किया था। रमेश कुमार दांत भींचकर बोला। जिस हाथ से चाकू थाम कर उसकी कमर से लगा रखा था, घबराहट घबराहट में उस हाथ में पसीना भर आया। चाकू फिसल सा रहा था। प्रिया रह रहकर सूखे होंठों पर जीभ फेर रही थी। वो डरी बैठी थी। योगेश यादव की टांगें कांप रही थी, ये सोचकर कि वो लड़की का अपहरण करके ले जा रहे हैं। लेकिन उसने खुद पर काबू रखा हुआ था। ऑटो दौड़े जा रहा था। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बोला तो, भाभी के पास। अब चुप बैठ, कान मत खा। मेरे पास सोचने को बहुत कुछ है। अगर तेरे भाई ने मेरी बात नहीं मानी तो आज रात ही तेरी लाश उसके पास पहुंचा दूंगा। रमेश कुमार ने खतरनाक स्वर में कहा। प्रिया भसीन भय से कांप उठी। मुझे जाने दो, छोड़ दो। मैं चुप चुप कर, सोचने दे। जो कहना हो अपने भाई से कहना। अगला दृश्य। निशा ने दरवाजा खोला। योगेश को सामने खड़े पाया। पीछे रमेश कुमार और प्रिया भसीन थी। हट, अंदर आने दे, योगेश ने हड़बड़ाए से स्वर में कहा। निशा के चेहरे पर सवाल उभरा। हिचकिचाहट से वहीं खड़ी रही। ₹1,00,000 ले लिया है, योगेश यादव धीमे स्वर में बोला। निशा ने हाथ आगे बढ़ाया। योगेश यादव ने फौरन 500 की 2 गड्डियां निकालकर उसके हाथ पर रख दी। गड्डियों को हाथ में दबाए निशा पीछे हटी। योगेश यादव के पीछे रमेश कुमार ने प्रिया भसीन का हाथ पकड़े भीतर प्रवेश किया। निशा ने फौरन दरवाजा बंद कर लिया। प्रिया भसीन का चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। उसने कमरे में निगाह दौड़ाई। पुराने से सोफे के अलावा पुराना ड्रेसिंग टेबल और थोड़ा बहुत अन्य सामान था। भैया कहाँ है? वो सूखे होंठों पर जीभ फेर कर कह उठी। भैया? तुमने कहा तो था कि जो कहना हो अपने भाई से कहना। यहाँ तो भैया है नहीं। चुप चुप कर, करा दूंगा भैया से बात। जुबान बंद रख वरना चाकू घुसेड़ दूंगा। रमेश कुमार ने सख्त स्वर में कहा। ये देख, यह है मेरी भाभी, बहुत अच्छी है। गुस्सा चढ़ा दिया तो तेरी खैर नहीं। फक चेहरे से प्रिया ने निशा को देखा। निशा गड्डियां हाथ में दबाए प्रिया को देख रही थी। प्लीज दीदी, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो। मैं क्या करना है इसका? निशा ने कड़वे स्वर में रमेश कुमार से पूछा। करना क्या है भाभी? हाथ पांव बांधकर पीछे वाले कमरे में डालना है और इसका ध्यान रखना है। रमेश कुमार ने उसके हाथ में दबी गड्डियों को देखा। ₹1,00,000 मिल गया। 5-5 100 के नोट है, गिनने की जरूरत नहीं है। बच्चे कहाँ हैं? योगेश यादव ने पूछा। पीछे वाले कमरे में खाना खाकर सो रहे हैं, निशा बोली। बच्चों को अपनी बहन के घर छोड़ा। उसे कहना 2-4 दिन के लिए हम हरिद्वार जा रहे हैं। योगेश यादव कह उठा। इससे ये होगा कि तेरी बहन कुछ दिन इधर नहीं आएगी। ठीक है, जब मैं बच्चों को ले जाऊं तब इसके हाथ पांव बांधना, नहीं तो बच्चे देख लेंगे। कहने के साथ ही निशा पीछे वाले कमरे में गई। 2 बच्चे 8-10 साल के बेड पर सो रहे थे। निशा ने वहां मौजूद लोहे की अलमारी में नोटों की गड्डियां रखी और अलमारी में चाबी लगाकर चाबियां साड़ी में फंसा ली और बच्चों को उठाने लगी। रमेश कुमार ने प्रिया को घूरा। खड़ी क्यों है, बैठ जा। आवाज नहीं निकले मुंह से। प्रिया जल्दी से सोफे की कुर्सी पर जा बैठी। नीचे से स्प्रिंग की जोरों की चुभन हुई। योगेश, बाहर ऑटो खड़ा है, मम्मी को वापस दे आ। धन्यवाद कर देना। धन्यवाद? वो तो किराया मांगेगा। वही तो कह रहा हूँ, धन्यवाद कर देना, मतलब कि ₹200 दे देना। जा, बहुत पैसे हैं तेरे पास। अभी तो तेरे को 1.5 लाख दिया है, और भी देना है, फिक्र मत कर। सब काम ठीक हो गया तो 10-20 ऊपर से दे दूंगा। योगेश यादव ने कुछ नहीं कहा, पलट कर दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। प्रिया सोफे पर बैठी देखे जा रही थी रमेश कुमार को। तुम चाहते क्या हो? प्रिया भसीन ने हिम्मत करके पूछा। चुप कर, रमेश कुमार उसके सामने बैठता हुआ बोला। मालूम हो जाएगा, कान खोल कर सुन ले। अगर तूने मेरे साथ चालाकी नहीं की तो तेरे को कुछ नहीं होगा।
इज्जत के साथ रखूंगा तेरे को, लेकिन मैं ज्यादा देर यहां नहीं रह सकती। क्यों? मैं स्मैक लेती हूँ। मालूम है, मालूम है, तेरा आगा पीछा सब मालूम है। रमेश कुमार बोला। बता देना स्मैक कहाँ से मिलती है, ला दूंगा। तेरे को बराबर स्मैक मिलेगी, लेकिन जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। कहने के साथ ही रमेश कुमार ने जेब से चाकू निकाला और उसे खोलकर धार पर हौले हौले अंगूठा फेरने लगा। प्रिया भसीन उसकी एक एक हरकत को नोट कर रही थी। तभी दूसरे कमरे से निशा निकली। दोनों बच्चे उसके साथ थे। निशा ने एक थैले में उनके कपड़े डाल लिए थे। नमस्ते अंकल, नमस्ते अंकल, नमस्ते नमस्ते। कितने प्यारे बच्चे हैं। मौसी के यहाँ जा रहे हो? जाओ जाओ। रमेश ने फुर्ती से चाकू छुपा लिया और उठते जेब से 100 के 2 नोट निकालकर दोनों के हाथों में दिए। रास्ते से चॉकलेट खरीद कर खा लेना, खुश रहो। मैं आधे घंटे में आती हूँ, निशा बोली। योगेश कहाँ है? बाहर गया है, तुम्हारे आने तक आ जाएगा। निशा दोनों बच्चों को लेकर बाहर निकल गई। रमेश कुमार वापस बैठ गया। चाकू पुनः हाथ में नजर आने लगा। दरवाजा खुला था। तुम बदमाश नहीं हो, प्रिया कह उठी। बदमाश होने का दिखावा कर रहे हो। मेरे माथे पर लिखा है कि मैं बदमाश नहीं हूं, रमेश कुमार कड़वे स्वर में बोला। तेरे से पहले जिस लड़की का बुरा हाल किया था वो भी यही समझती थी कि मैं बदमाश नहीं हूं। बाद में कहने लगी, मुझसे तो बदमाश ही अच्छे हैं। क्यों? क्या किया तूने? तेरे को बोला कि फालतू की बात मत पूछ। सच बताकर मैं तेरे को डराना नहीं चाहता। चुप बैठ, मुझे सोचने दे। फालतू की बातों से मेरी सोचें खराब होती हैं। बहुत काम है मेरे पास। फिर ये मत सोचना कि मैं बदमाश नहीं हूं। पूरा का पूरा घुसेड़ दूंगा तेरे में। कहने के साथ ही उसने चाकू वाला हाथ हिलाया। प्रिया ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी, उसे देखती रही। रमेश कुमार की हालत अंदर से पतली हुई पड़ी थी। वो शरीफ आदमी था, परंतु अपने स्वभाव के खिलाफ उल्टा काम कर रहा था। उसे तो अपने हाथ में पकड़े चाकू से डर लग रहा था। वार्ड में नौकरी के दौरान गन अवश्य उसके हाथ में होती थी। वो उसकी नौकरी का हिस्सा था। लेकिन ये सब तो पूरा का पूरा गैर कानूनी था। हथियार की नोक पर और उसने अपहरण किया था। पुलिस ने पकड़ लिया तो 5-7 साल के लिए अंदर भेज देगी। लेकिन ये सब करना भी जरूरी था। बिजनेस खोलना था उसने। 15 लाख उसे दिया जा रहा था। 3 लाख योगेश और निशा को देने के बाद भी 12 लाख बचता था। इन पैसों से ढंग का काम कर सकता था। योगेश और निशा को 3 लाख देना भी मजबूरी थी। जो काम करने की उसने सोची थी उसे अकेला कर पाना संभव नहीं था। किसी का साथ होना जरूरी था। आधे घंटे में योगेश यादव वापस आ गया। कुछ दे इसके हाथ पांव बांधने के लिए, उसके बाद चाय बना। कुछ खाने को दे देना, तू भी खा लेना। सुबह से खाना नसीब नहीं हुआ। फिर रमेश ने प्रिया से कहा, शराफत दिखाएगी तो तेरे को खाना पीना दूध लस्सी सब कुछ मिलेगा। 500 ग्राम की मक्खन की टिक्की तेरे को स्पेशल ला दूंगा। मटर पनीर, शाही पनीर, दम आलू, पालक कोफ्ता सब कुछ मिलेगा। कुछ और खाना हो तो वो भी बता देना। लेकिन जहां तूने चीखने भागने या दूसरी तरह की गड़बड़ की तो तेरे गले में रस्सी डालकर दबाकर टाइट कर दूंगा। सच बोलता हूं। प्रिया भसीन रमेश कुमार को देखे जा रही थी। अगला दृश्य। रमेश कुमार और योगेश यादव चाय के साथ खा पीकर फारिग हो चुके थे। प्रिया भसीन के हाथ पांव बांधकर पीछे वाले कमरे में बेड पर उसे डाल दिया था। बंधन सख्ती सख्ती से बांधे थे। तकलीफ हो रही थी उसे। निशा आ गई थी बच्चों को अपनी बहन के घर छोड़कर। उसके चेहरे पर दृढ़ता बता रही थी कि वो पैसों के लिए काम को पूरा करना चाहती है। प्रिया के बंधन बांधने से लेकर निशा के आने तक रमेश कुमार योगेश यादव को समझाता रहा कि उसे फोन पर क्या और कैसे बात करनी है। घबराया सा योगेश यादव समझते हुए सिर हिलाता रहा। फिर दोनों प्रिया के पास पहुंचे। निशा आकर प्रिया के पास बैठ गई। मेरे हाथ खोल दो, प्रिया बोली। स्मैक लेनी है? भाभी,
रमेश कुमार बोला। खोल दे बंधन इसके। निशा ने प्रिया की कलाइयां खोल दी। प्रिया स्मैक का पैकेट निकालने लगी कि रमेश कुमार सख्त स्वर में बोला, स्मैक बाद में लेना, पहले अपने भाई को फोन कर। कहाँ है वो? भैया वॉल्ट में होंगे। फोन मार उसे, बोलना तेरा अपहरण कर लिया गया है, तू बहुत तकलीफ में है। रो रो कर बोलना, मालूम है, मालूम है मेरे को कि तेरा भाई तेरे को अपने बच्चों की तरह चाहता है। वैसे मेरी बहन स्मैकी होती तो इसी चाकू से उसकी गर्दन काट देता। भाड़ में जाए तू और तेरा भाई, उससे हमारा नाम मत बताना, वरना तेरा काम कर दूंगा। खतरनाक स्वर में कहते हुए रमेश कुमार ने हाथ में पकड़ा चाकू लहराया। फिर योगेश यादव से बोला, तू हिम्मत इकट्ठी कर, घबराना नहीं है। जो कहा है, जैसे कहा है वैसे ही बात करना। मेरा इशारा करते ही इससे फोन ले लेना। योगेश यादव ने सिर हिलाया। निशा खामोशी से बैठी मामला समझने की कोशिश कर रही थी। रमेश कुमार ने फोन निकालकर प्रिया को थमाया। ले, भाई का नंबर मिलाकर बात कर, जल्दी से बात करना। कैश कार्ड पर फोन चालू है, पैसा बर्बाद नहीं करना। अपने भाई को बोलना कि तुम खतरनाक लोगों में हो, हम तुम्हें मार डालेंगे। बोलना तुम्हें बचा लें। प्रिया खामोशी से फोन पर नंबर मिलाने लगी। वो गंभीर थी। लाइन मिली, बात हुई। हेलो, आवाज कानों में पड़ी। सुपर वॉल्ट, भैया से बात करा दीजिए। मैंने पहचान लिया है। उधर से आवाज आई। होल्ड कीजिए, अभी मैनेजर साहब को लाइन देता हूँ। कुछ पलों की खामोशी के बाद राजन भसीन की आवाज कानों में पड़ी। प्रिया तुम हो? हाँ भैया। प्रिया घबराए स्वर में कह उठी, मैं बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ। नशा करोगी तो यही होगा। तुम, ये बात नहीं है भैया, प्रिया ने व्याकुलता से कहा। खतरनाक लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया है। अपहरण? हाँ भैया, ये मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो। मैं रमेश कुमार का इशारा पाते ही योगेश यादव ने उससे फोन लेकर कान से लगाया। हेलो। उधर से राजन भसीन का परेशान स्वर कानों में पड़ा। हेलो हेलो प्रिया, तुम बोलती क्यों नहीं हो? हेलो हेलो। हेलो हेलो ही करता रहेगा या बात करेगा? रमेश कुमार के समझाए ढंग से योगेश यादव आवाज को खतरनाक बनाकर दहाड़ उठा। लाश भिजवाऊं क्या तेरी बहन की? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। राजन भसीन की घबराई आवाज कानों में पड़ी। उसे कुछ मत कहना। तेरी बहन को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उसकी मौत तो उसके साथ चिपकी हुई है। स्मैक नहीं मिलेगी तो वो वैसे ही मर जाएगी। उसे मारने की हमें तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। योगेश यादव ने दांत भींचकर कहा। ऐसा मत करना। क्या चाहते हो तुम? मेरी बहन को क्यों? तू सुन, बोलूंगा मैं, फालतू का टेम नहीं है। सीधा हाँ या ना में बात करना। हाँ में तेरी बहन की जिंदगी है, और ना तेरी बहन की मौत। योगेश यादव ने स्वर में दरिंदगी भर ली। कान खोलकर सुन लो। वॉल्ट में डकैती करनी है। तू कराएगा डकैती, हमें रास्ता दिखाएगा, हमारी सहायता करेगा। बोल, हाँ या ना। डकैती? राजन भसीन का अवाक सा स्वर योगेश यादव के कानों में पड़ा। कम सुनता है क्या? फिर बोलूं? योगेश यादव गुर्राया। रमेश कुमार इशारे से कह उठा कि बढ़िया बात कर रहा है। प्रिया, जो कि स्मैक का नशा करने की तैयारी कर रही थी, वॉल्ट में डकैती की बात सुनते ही ठिठकी। उसके चेहरे पर अजीब से भाव भरे, आंखें सिकुड़ गई। वो योगेश यादव को देखने लगी। वॉल्ट वॉल्ट में डकैती नहीं हो सकती। राजन भसीन का हड़बड़ाया स्वर कानों में पड़ा। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर मत कर। तेरा गला नहीं पकड़ रखा है कि तू हमारी सहायता जरूर करेगा। योगेश यादव के होंठों से गुर्राहट निकली। फोन रखकर सीधा अपने घर पहुंच, तेरी बहन की लाश तेरे को वहीं मिलेगी। नहीं नहीं, मेरी बहन को मत मारना। मत मारना उसे, उसे कुछ मत करना। तेरे बाप का राज है क्या? तू हमारी बात भी ना माने और हम तेरी बहन को भी ना मारे। योगेश यादव ने गुस्से से कहा। फोन पकड़ी हथेली में पसीना आने लगा था। एक बात तेरी रख लेंगे। बता, कितने टुकड़े करके तेरी बहन की लाश भेजे? हमें टुकड़े करने में परेशानी नहीं होगी।
आरा मशीन लगा रखी है, छोटे छोटे टुकड़े भी हो सकते हैं और बड़े बड़े 3-4 भी। बोल, लाश के छोटे छोटे टुकड़े पहुंचवाऊं या बड़े? तेरा हुक्म, सिर आंखों पर। राजन भसीन की आवाज नहीं आई। गहरी सांस लेने का स्वर आया। पूरी आंखें सिकोड़े एकटक योगेश यादव को देखे जा रही थी। निशा कभी योगेश की निशा कभी योगेश को बात करते देखती तो कभी रमेश कुमार को। अब वो समझने लगी थी कि मामला क्या है। रमेश कुमार ने लड़की को क्यों उठाया है, क्या करना चाहता है वो। कुछ पलों तक कमरे में गहरा सन्नाटा सा छाया रहा। प्रिया पुनः स्मैक लेने की तैयारी करने लगी। ध्यान बातों पर ही था। रमेश कुमार का इशारा पाकर योगेश यादव दांत पीस कर बोला, मर गया क्या, या टुकड़ों का हिसाब लगा रहा है कि लाश के कितने टुकड़े होने चाहिए? प्लीज मेरी बहन को कुछ मत। उल्लू के पट्टे, सीधी बात कर। हमें डकैती करवाएगा या? मैं कैसे डकैती करवा सकता हूँ? मेरी सहायता लेकर भी तुम लोग कुछ नहीं कर सकोगे। वॉल्ट का सारा कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। सिक्योरिटी सुरजीत सिंह के हाथ में है। वॉल्ट के भीतर जाने की इजाजत गौतम जी देते हैं। मैं तो मैनेजर हूँ और हर चीज की देखरेख करता हूँ कि सब ठीक है। सिर्फ मेरा ही हुक्म तो नहीं चलता कि। तू अपनी बात कर। तू तैयार है हमारा साथ देने को? अपनी बहन की जिंदगी की खातिर तेरे को साथ देना है। अगर अपनी नशेड़ी बहन से दुखी आ चुका है तो मना कर दे। तेरी बहन की लाश भेजने के साथ मामला यहीं खत्म हो। नहीं नहीं, प्रिया को कुछ मत करना। राजन भसीन का टूटा स्वर कानों में पड़ा। मैं अपनी बहन की मौत नहीं देख सकता। हमारी बात मानता है, साथ देता है हमारा? योगेश यादव ने दांत भींच कर कहा। राजन भसीन की आवाज नहीं आई। सोचने का वक्त दूं 1 घंटे का? दोबारा फोन मारूं क्या? हाँ हाँ हाँ। राजन भसीन की गहरी सांस लेने की आवाज आई। मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि। कर ले फैसला। हाँ बोले तो बढ़िया, नहीं तो बताना लाश कितने टुकड़ों में चाहिए। प्रिया को कुछ मत कहना, उसे तकलीफ मत देना। तकलीफ तो उसे तब होगी जब उसे स्मैक नहीं मिलेगी। तड़पेगी वो, जैसे पानी के बाहर मछली तड़पती है, तब। नहीं नहीं, उसे स्मैक दे देना। तड़पने मत देना उसे। वो मैं 1 घंटे बाद फोन मारूंगा। फैसला करके रखना। योगेश यादव ने कठोर स्वर में कहा। अगर तूने पुलिस से या किसी और से बात की, फिर तेरे को फोन नहीं मारूंगा, फिर सीधा लाश भिजवा दूंगा। नहीं तुम। योगेश यादव ने फोन बंद कर दिया। हथेली और फोन पसीने से भीग चुका था। उसने फोन बेड पर रखा और गीली हथेली को कमीज से साफ करने लगा। फिर बेड पर बैठते हुए सूखे गले से निशा को बोला, पानी देना। निशा फौरन बाहर निकल गई। रमेश कुमार ने फोन उठाया और उसे साफ करता हुआ बोला, मैं बात करता तो भसीन मेरी आवाज पहचान जाता। क्या कहता है? घंटे बाद फोन करूंगा, तब जवाब देगा। योगेश यादव गंभीर स्वर में बोला, वो इसे मरने नहीं देना चाहता। रमेश कुमार ने फोन जेब में डाला। निशा पानी लाई तो योगेश ने फौरन ही गिलास खाली कर दिया। प्रिया स्मैक का नशा करने में व्यस्त हो गई। भैया, एकाएक निशा रमेश कुमार से कह उठी, इस काम में हम आपका साथ नहीं दे सकते। हमें नहीं मालूम था कि आप वॉल्ट में डकैती करने की सोच रहे हैं। अपने पैसे वापस लेकर इस लड़की को यहां से ले जाइए। निशा? योगेश यादव हड़बड़ा उठा। ये क्या कह रही हो भाभी? मैं ठीक कह रही हूं, निशा ने कहा। आपने हमें भी नहीं बताया कि ये डकैती जैसा बड़ा मामला है, और इस काम के बदले में हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। लाख मुझे और 2 लाख इन्हें। आप तो डकैती का सारा पैसा। डकैती मैं नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है। रमेश कुमार जल्दी से कह उठा। कौन? मैं नहीं जानता उसे। वो मेरे पास आया था, उसी का रास्ता आसान करने के लिए मैंने ये सब किया। इस काम के वो मुझे 15 लाख कहते कहते ठिठका, फिर बोला 5 लाख दे रहा है, जिसमें से 3 लाख मैंने आप दोनों को दे देना है। 1.5 लाख दे भी दिया है। मैं कुछ नहीं जानती। वॉल्ट में डकैती का मामला है और हमें सिर्फ 3 लाख मिल रहा है। आप अपने पैसे वापस लें और लड़की को लेकर यहां से चले जाइए, निशा ने शांत स्वर में कहा। ल लेकिन, रमेश कुमार बेचैनी से कह उठा,
मैं लड़की को लेकर कहाँ जाऊंगा? मैं ये सोचना आपका काम है। सुना है वॉल्ट में बहुत पैसा होता है। वहां डकैती की तैयारी है। हमें सिर्फ 3 लाख दिया जा रहा है। जो तुमसे काम करवा रहा है उससे ज्यादा लो। मैं नहीं जानती। इस काम के 5 लाख लूंगी। 5 लाख? रमेश कुमार के होठों से निकला। निशा तुम। योगेश यादव ने समझाना चाहा। तुम चुप रहो, मैं ठीक कह रही हूँ। इतने कम पैसों में ये काम नहीं होगा। मेरे घर पर तो होगा ही नहीं। लड़की के साथ आप भी चले जाइए। जो लाख रुपया मुझे दिया है जाते वक्त ले लेना। निशा ने तीखे स्वर में कहा। रमेश कुमार और योगेश यादव की नजरें मिली। योगेश तू समझा कि। रमेश कुमार ने कहना चाहा। मेरे बस का नहीं है, तू ही बात कर। भाभी तुम। रमेश कुमार ने कहना चाहा। भाभी भाभी कहना छोड़िए और सीधी बात कीजिए। आप भी पैसा कमाने के लिए ये काम कर रहे हैं और मैं भी। मुझे पैसा कम मिल रहा है। जो आपसे काम करवा रहा है उससे पैसा लो। मुझे तो इस काम का पूरा 5 लाख चाहिए। 5 लाख? रमेश कुमार मुंह फाड़े निशा को देखने लगा। मेरे घर से अभी ले जाओ लड़की को। कहते हुए निशा आगे बढ़ी और अलमारी खोलकर 500 की दोनों गड्डियां बेड पर फेंक दी। इसे भी ले जाओ। 5 लाख में से एक पैसा भी कम नहीं लूंगी। रमेश कुमार हक्का बक्का सा कभी गड्डियों को देखता तो कभी निशा को। खुद को फंसा महसूस कर रहा था। ऐसे मौके पर प्रिया को लेकर कहाँ जाता? पास में भी कोई चाहिए था। हर वक्त वो प्रिया की पहरेदारी में पास नहीं रह सकता था। कुछ देर तो वो ये भी समझ नहीं पाया कि सोचे तो क्या सोचे। तभी प्रिया हौले से हंसी। उनकी निगाह प्रिया पर गई। नशा कर चुकी थी वो। आंखों में मस्ती के लाल डोरे तैर रहे थे। वो बंधी टांगों से पस्त पड़ी मुस्कुराती उन्हें देख रही थी। चुप रहो। रमेश कुमार ने उस पर गुस्सा उतारा। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। वो तो मैं देख ही रही हूँ। प्रिया व्यंग से कह उठी। भाभी। रमेश कुमार बोला समझने की कोशिश। ले जाओ लड़की को यहाँ से। ये सब मैं यहाँ नहीं होने दूंगी। लाख रुपए में तुम मुझे बेवकूफ बना। ठीक है। रमेश कुमार ने वक्त की नजाकत को समझते हुए कहा। तुम्हें 5 लाख दूंगा। तुम। दूंगा नहीं, पहले चाहिए। काम के बाद तो तुम मुझे पहचानोगे भी नहीं। मुझ पर विश्वास करो। मैं पैसे के मामले में विश्वास नहीं होता। पहले पैसा। ये वाला काम बाद में। वाह। प्रिया हंसी। तुम्हारी भाभी तो बहुत समझदार है। खरी बात कर रही है। रमेश कुमार ने प्रिया को खा जाने वाली निगाहों से घूरा। फिर निशा से कहा। इस वक्त मेरे पास 3.5 लाख पड़ा है। रमेश कुमार ने बुझे स्वर में कहा। लाख ये 4.5 हो गया। निशा फौरन बोली। 50,000 का विश्वास कर सकती हूँ। लाओ 3 लाख। 3.5 लाख घर पर है। ले आओ। किसी के भाई को फोन करने में तो अभी घंटा बाकी है। तब तक तो तुम आ ही जाओगे। निशा शांत स्वर में कह उठी। पैसा पास आ जाए तो काम तसल्ली से होता है। रमेश कुमार ने गहरी सांस लेकर योगेश यादव को देखा। ले आओ। होते काम में क्यों अड़चन डालते हो? योगेश यादव ने सहानुभूति भरे स्वर में कहा। प्रिया का ध्यान रखना। चिंता मत करो। प्रिया मुस्कुराकर कह उठी। मैं कहीं नहीं जाने वाली, यहीं मिलूंगी। रमेश कुमार ने निशा को देखा फिर बोला। मैं 3.5 लाख लेकर आता हूँ। वो बाहर निकल गया। कुछ पलों तक वहां चुप्पी छाई रही। फिर निशा के होंठों पर मुस्कान उभरी। उसने बेड पर पड़ी दोनों गड्डियां उठाई और उन्हें चूमा और योगेश यादव को देखा। सीखो। पैसा कैसे इकट्ठा किया जाता है। कैसे किसी की जेब से निकाला जाता है। योगेश यादव गहरी सांस लेकर रह गया। मेरे ख्याल में तो 5 लाख भी कम है। प्रिया कह उठी। दोनों की नजरें प्रिया की तरफ उठी। डकैती तो करोड़ों अरबों की होगी। प्रिया ने पुनः कहा। जब तुम्हारी सलाह की जरूरत पड़ेगी तो तुमसे पूछ लूंगी। निशा ने कहा। फिर योगेश यादव से बोली। इसके हाथ बांधो। योगेश यादव आगे बढ़ा और प्रिया की कलाइयां पीछे करके बांधने लगा। निशा ने नोटों की गड्डियां वापस अलमारी में रख दी और आंखों में लाखों की चमक थी। अगला दृश्य। शाम को 8 साढ़े 8 बजे रमेश कुमार के मोबाइल फोन की बेल बजी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पहले तो बेल की आवाज सुनकर हड़बड़ाया। फिर संभल गया। जब से फोन लिया था पहली बार बेल बजी थी। देख। रमेश कुमार ने मुस्कुराकर योगेश यादव
निशा और प्रिया को देखा। कितनी अच्छी धुन है, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, मन करता है कि सुनता ही रहूं। फिर उसने बात की। हेलो, पहचाना मुझे? देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। तुम? पहचान गया? तुम्हें क्यों नहीं पहचानूंगा? क्या नाम बताया था तुमने? भूल गया? मैंने तुम्हें कोई नाम नहीं बताया था। देवराज चांद का सख्त स्वर कानों में पड़ा। ना ही बताने की जरूरत है। तुमने मुझसे 5 लाख लिया है, 10 लाख और लेना है। बदले में मुझे बताना है कि मालूम है, मालूम है। रमेश कुमार ने योगेश यादव और निशा पर नजर मारी। तुम्हारा काम तो हो गया है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। वो दूर हो जाए तो मेरा काम भी बन जाएगा। क्या? अपना काम बनाने के लिए मैंने 2 लोगों की सहायता ली है। रमेश कुमार ने पुनः उन दोनों पर शान से निगाह मारी। एक को 5 लाख और दूसरे को 2 लाख देना पड़ा। ये 7 लाख रुपया अगर तुम मुझे दे दो तो ये बात बाद में होगी। देवराज चांद की आवाज कानों में पड़ी। पहले बताओ, क्या मालूम किया है? मैंने बता दिया और बाद में तुमसे मुलाकात न हुई तो? मुलाकात होगी। जो जुबान दी है वो पैसा तुम्हें मिलेगा। और 7 लाख? वो उस पर निर्भर है कि अब तुम मुझे क्या बताने जा रहे हो। फिर तो मिल ही जाएगा। एक फोन नंबर नोट करो। फोन नंबर? नोट तो करो। कहते हुए रमेश कुमार दोनों को देखकर मुस्कुराया। बोलो। रमेश कुमार ने फोन नंबर बताकर कहा। यह वॉल्ट के मैनेजर राजन भसीन के घर का नंबर है। वो बहुत बेसब्री से सब कुछ बताने का इंतजार कर रहा है। तुम फोन करो और पूछ लो। राजन भसीन से तुमने इसके अलावा भी अपने काम की जो सहायता लेनी हो ले लेना। वो मना नहीं करेगा। इनकार करे तो मेरे को बताना। आधे मिनट में सीधा कर दूंगा। उधर से आवाज नहीं आई। क्या हुआ? रमेश कुमार बोला। क्या किया तुमने? क्या मतलब? राजन भसीन के बारे में मैंने मालूम किया है कि वो वॉल्ट के बारे में किसी को कभी कुछ नहीं बताएगा। फिर तुम कैसे? बेकार की बातें क्यों करते हो? इतना जान लो कि कपड़ों के नीचे सब नंगे होते हैं। रमेश कुमार हौले से हंसा। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। ये सवाल ही मत करो। मेरा काम करने का अपना ढंग है। तुम राजन भसीन से डकैती के मामले में जैसी चाहो वैसी सहायता ले सकते हो। उससे सिर्फ अपने काम की बात करना। वैसे भी तुमसे काम की बात ही करेगा। समझा दिया है उसे। कहते हुए रमेश कुमार ने बेड में बंधी प्रिया भसीन पर नजर मारी। अब तो मेरा 7 लाख पक्का? अगर तुम्हारी बात सही है तो पक्का। बढ़िया है। सुनो, मैं घर पर नहीं मिलूंगा, कहीं और हूं। मुझसे फोन पर ही बात करना। ठीक है। अपना नंबर दे दो ताकि मैं तुम्हें फोन कर लूंगा। उधर से देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। रमेश कुमार ने फोन बंद करके जेब में डाला और मुस्कुराकर बोला। फोन की बेल सुनी थी? कितनी अच्छी धुन है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। खैर छोड़ो, आज तो टाइम ज्यादा हो गया। बोतल निकाल, गला सूखने लगा है। योगेश यादव ने निशा को देखा। मैं गिलास पानी लाती हूँ, कहने के साथ ही निशा किचन की तरफ चली गई। दूसरे कमरे में चलते हैं, योगेश यादव बोला। तभी प्रिया तीखे स्वर में चिल्ला उठी। खोलो, मुझे डोज लेनी है। धीरे बोल, रमेश कुमार सख्त स्वर में बोला। बहुत खतरनाक हूं मैं, पूरा चाकू तेरे अंदर। कितनी बार कहूं कि जानती हूं तेरा खतरनाकपन। मेरे हाथ खोल। प्रिया झल्लाई। यहीं बैठकर पियो, मेरे साथ बातें भी करते रहना। खोलो मुझे। बातें करते रहना? पास पहुंचकर रमेश कुमार उसकी कलाइयां खोलने लगा। मैं तो तुम्हारे साथ बातें कर लूंगा। मेरी बीवी यहाँ नहीं है। ये कैसे बातें करेगा? इसकी बीवी तो सिर पर है। वो तेरा और हम दोनों का सिर फाड़। फालतू बातें मत बोलो। कलाइयां खुलते ही वो कलाइयों को मलते हुए कह उठी। काम की बात करनी है। रमेश कुमार ने योगेश यादव को देखा। यहीं बैठ, बेड पर। इसकी काम की बात सुन लेते हैं। होंठों पर मुस्कान आ गई। पीकर हाथ लग गया तो निशा नहीं छोड़ेगी वो। तो दूर बैठना। निशा गिलास पानी ले आई। योगेश यादव बोतल लाया और दोनों बेड पर चढ़कर बैठ गए। प्रिया ने स्मैक की डोज लेने की तैयारी शुरू कर दी थी। निशा वहां कुर्सी खींच लाई और बैठते हुए बोली।
रमेश भैया। हाँ भाभी। रमेश कुमार ने घूंट भरा। वो कौन था जिससे बात कर रहे थे? निशा ने प्यार से पूछा। हर बात नहीं बताई जाती। मत बताओ। ये तो पक्का हो गया, जिसका फोन आया था वही तुम्हें पैसे दे रहा है। निशा बोली। रमेश कुमार ने सिर हिलाया। तुमने हमारा 7 लाख कहा तो वो देने को तैयार हो गया? तुम्हारे सामने ही तो बात की। एकदम तैयार हो गया वो। बढ़िया बंदा है। इस बार भी 500 की गड्डियां ही देगा। भगवान करे कि वो 1000 की दे। निशा मुस्कुरा कर बोली। मैं तो ये कह रही थी कि जो हमारे लिए एकदम 7 लाख देने को तैयार हो गया, वो इस काम में तुम्हें कितना दे रहा होगा? रमेश कुमार हड़बड़ाया। एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। स्मैक की तैयारी करती प्रिया हौले से हंसी। भाभी, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। योगेश, तू समझा इसे। भाभी है तेरी। क्या भाभी भाभी लगा रखी है? रमेश कुमार तीखे स्वर में बोला। भाभी मेरी है तभी तो चुप हूं। अपनी बीवी को बोल कि सीधी रहे। पहले ही बहुत ले चुकी है। रमेश भैया, निशा प्यार से बोली। मैं तो इतना कह रही हूँ कि 2-3 लाख और दे दोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? बहाना बनाकर उससे 5 लाख और ले लेना। उसने तो करोड़ों की डकैती करनी है। तुम्हें दे देगा। गिलास भर। रमेश कुमार ने खाली गिलास योगेश यादव के सामने किया। रमेश भैया को पूरी बोतल पकड़ा दो। तुम दूसरी ले लो। निशा बोली। तो भैया मैं कह रही थी कि 1-2 घंटे में तुम नशे में धुत होकर नींद में डूब जाओगे। उसके बाद ये अपने बंधन खोलकर भाग गई तो सारी मेहनत मिट्टी में। भागेगी कैसे? तुम इसका ध्यान। तभी तो कह रही हूँ कि 3 लाख और दे देना। तुम्हारा क्या जाता है? तुम तो अब अमीर बन गए हो। गिलास भर दिया। योगेश यादव बोला। रमेश कुमार ने गिलास उठाकर एक ही सांस में खाली किया। तो बात पक्की भैया? अभी कुछ पक्का नहीं। जब नोट आएंगे देखा जाएगा। तब क्या देखना? तब तुमने खुश होकर पैसा ही दे देना है। अब हाँ करो तो बात बने। हाँ कर दे यार। योगेश यादव कह उठा। 3 लाख में तेरा क्या जाता है? भैया अभी कम नहीं है। प्रिया ने पुनः कहा। ठीक है। रमेश कुमार ने गिलास खाली किया। इन 3 लाख के अलावा और की बात की तो मैं प्रिया को लेकर चला जाऊंगा। नाराज क्यों होते हो? योगेश जल्दी से बोला। अब नहीं बात करेगी। वो निशा से बोला। तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? कुछ खाने को ला। पनीर के पकौड़े बना कर ला। लाती हूँ। तो भैया 3 लाख की बात पक्की? पक्की पक्की। जा भाभी जा। रमेश कुमार मुंह बनाकर बोला। मुझे तो अपनी बीवी की बहुत याद आ रही है। वो घर पर होती, प्रिया को अपने घर पर रखता तो मेरा लाखों रुपए बच जाता। मैं भी तो घर की ही हूँ। बीवी नहीं तो क्या हुआ? भाभी तो हूँ। पैसे बाहर थोड़ी ना जा रहे हैं। कहते हुए निशा कमरे से बाहर निकल गई। प्रिया स्मैक लेने में व्यस्त थी। तुम क्या कहना चाहती थी? रमेश कुमार ने उससे पूछा। प्रिया स्मैक लेने में व्यस्त रही। 10 मिनट बाद फुर्सत पाते ही बोली। देवराज चौहान को जानते हो? कौन देवराज चौहान? योगेश के होठों से निकला। डकैती मास्टर देवराज चौहान। नाम तो सुन रखा है। योगेश बोला। मैंने नहीं सुना। सुन लेना। किसी से भी पूछ लेना। प्रिया की आंखों में नशे के लाल डोरे तैरते नजर आ रहे थे। डकैती मास्टर देवराज चौहान वॉल्ट में डकैती करने वाला है। मेरे पास पक्की खबर है। तुम लोगों के हाथ कुछ नहीं आएगा। दोनों की नजरें मिली। हमें क्या? रमेश कुमार कह उठा। हमें तो पैसा एडवांस में मिल रहा है। डकैती हो या ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक कहा। हम तो अपने नोट गिन रहे हैं। योगेश यादव ने अपना गिलास खाली करते हुए कहा। चलिए दोस्तों, आज कहानी यहीं रोकते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मुझे ना ये हंसी इसलिए आ रही थी दोस्तों, क्योंकि वो समय वाकई बहुत दूर चला गया जब इस तरह की बात होती थी। यानी आई होप आप में से कुछ लोग तो होंगे जिन्होंने फील किया होगा। ये मोबाइल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना,
यानी पहले केवल मोबाइल का होना, फिर ऐसे मोबाइल का होना जिसमें आप रिंगटोन बदल सकते थे, फिर ऐसे मोबाइल का होना जिसमें कैमरा होता है, उससे फोटो भी खींच सकते हो, और फिर ऐसे मोबाइल का होना जिसमें आप रिंगटोन पे कोई गाना सेट कर सकते हो। ये स्टेजेस रही हैं मोबाइल के, मोबाइल की जर्नी है ये। और हम लोगों ने वो सारे फेजेस देखे हुए हैं, तो वाकई बहुत, यानी ये ना उसके ये फीचर्स होते थे जो 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 सेलिंग पॉइंट बन जाते थे कि ये आया है तो इसमें ये है। और ऐसे ही धीरे धीरे वो मोबाइल, यानी शुरू शुरू में तो मोबाइल ऐसा था कि भाई साहब आपको जो है, मेरे ख्याल से 15 मिनट के 15 रुपए 1 मिनट की कॉल के होते थे और 7 रुपए की इनकमिंग होती थी। ठीक है। अब उसे ये शायद रेट अलग अलग जगह हो, मैं बात कर रहा हूँ 98 की। हाँ, 95 6 7 8 की। और उसके बाद फिर अचानक से कर लो दुनिया मुट्ठी में आ गया, यानी धीरू भाई अंबानी ने एक 500 रुपये वाला मोबाइल निकाल दिया। तो वो मेरा ना जीवन का बहुत बड़ा लेसन था वो। कैसे? क्योंकि अब हम तब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ जाड़ कर मैंने ना वो 3310 लिया था। ठीक है, वो आया था करीब मेरे ख्याल से 4,500-5,000 रुपए का। उसको मैं मतलब अपने दोस्तों के ऊपर अपनी टशन भी नहीं मार सका था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि कुछ ही दिन बाद पता चला जी कि 500 रुपये का मिलने वाला है मोबाइल, तो मैं ऐसे कैसे मिल जाएगा, लेकिन वो मिलने लग गया। भाई साहब मतलब जमाई मिट्टी हो गया मोबाइल एकदम से, यानी हम बेवकूफ कहलाने लगे। अरे तुमने क्यों लिया भाई इतना महंगा, 500-500 रुपये में मिल रहे हैं, देखो अब मोबाइल ही तो है। फिर कहने को बातें होने लगी कि अरे इसमें ये है, देख सांप वाली गेम है इसमें, तो कह रहा है इसमें भी है। या हमारा वाला सांप थोड़ा, अरे इसमें पीली लाइट है, उसमें सफेद लाइट है, ये वो ऐसे। फिर कलर्ड आने लग गए, कीपैड और कलर्ड टाइपिंग। तो इस भाई की जो जो बातें कर रहा था ना वो बारी बारी, वो मुझे याद दिला रहा था समा। खैर, तो चलिए, मैं आज आप लोगों के काफी कमेंट्स आ चुके हैं, तो मैं जरा देख लूं। सनातन भाई ने सबसे पुराना कमेंट किया हुआ है। वाह, नया एपिसोड देखकर बहुत खुशी हुई, धन्यवाद, वेलकम बैक। थैंक यू सनातन भाई। सरबजीत सिंह जी कह रहे हैं वेलकम सर, थैंक यू जी। संतोष मुखर्जी कह रहे हैं सर आमिर खान का मेरा देश मेरे लोग करण सक्सेना उपन्यास भी पेश कीजिए प्लीज, आपको टाइम मिला तो। आमिर खान का मेरा देश मेरे लोग करण सक्सेना, ओके, ठीक है भाई जी, कोशिश पूरी रहेगी। लेकिन देखो इतने सारे वो हैं, ऑप्शन है कि किसे पकड़ें किसे छोड़ें। चलिए कोई नहीं, लिस्ट में तो ऐड कर ही लेते हैं। रिंकू सैनी जी कह रहे हैं जल्दी अपलोड कीजिएगा, इंतजार रहेगा। ठीक है जी, कर रहे हैं। एक दिन एक साल के बराबर कट रहा है। ठीक है। सुनील कुमार जी कह रहे हैं गुड इवनिंग विक्रम सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया हूँ भाई जी, थैंक यू फॉर आस्किंग। कृष्णा बहन कह रही हैं बहुत बढ़िया उपन्यास, बढ़िया प्रस्तुतिकरण, थैंक यू कृष्णा बहन। बाबा जी, बाबा जी जय महादेव, वेलकम डियर ब्रदर, जय महादेव, नाइस टू सी यू ऑन चैनल, थैंक यू भाई जी, नाइस टू सी यू एज वेल ऑन चैनल। राहुल बराग जी कह रहे हैं विक्रम भाई सफर कैसा रहा? सफर बहुत थकाने वाला रहा यार। मतलब जो सफर आपके अपने कंट्रोल में ना ना हो, वो सफर बेकार ही होता है।
आपने तो आते ही रॉकेट दाग दिए। धन्यवाद भाई जी कहानियों के लिए। थैंक यू राहुल भाई। हुआ क्या कि मैं तो मतलब मैं मेरे पास किंडल है, तो मैं किंडल में डालकर ले गया था। ठीक है। अब वो उसमें ना किंडल में जब तक आपने खरीदी ना वो किताब, तो ठीक से पढ़ी नहीं जाती। तो उसको ना बारी बारी यानी मैक्सिमाइज करना पड़ता है। तो मैं बस ब्लूटूथ लगा लेता था और उसको, क्योंकि पढ़नी तो मैंने थी, अपने लिए पढ़ता रहता था, तो रिकॉर्ड होती रहती थी मोबाइल में। आकर मैंने भाई को फोन दिया, उसने ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 2 घंटे में काट छांट करके अपलोड करता गया। चलिए, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। विनोद जानी जी कह रहे हैं नमस्कार सर, एक ही दिन में पूरा उपन्यास, मजा आ गया, धन्यवाद। चलिए, अच्छा लगा जानकर भाई, आपको मजा आया, हमें मजा आया सुनकर। अ, हर हर महादेव विक्रम भाई, संतोष मुखर्जी कह रहे हैं हर हम महादेव विक्रम भाई सर। भाई ठीक है यार, सर लगाने की क्या जरूरत है, सर तो ये हमने अंग्रेजों से लिया हुआ है। भाई बोल दिया तो ये सबसे आगे का वर्ड है। ठीक है। कोई सर फर इसकी बराबरी नहीं कर सकता। बहुत अच्छा लगा, जल्दी मिल गए, बहुत बढ़िया। हाँ, देखो होता क्या है कि मैं अगर देवराज चौहान की कहानी पढ़ के बैठ जाता तो भी बात थी, और अगर मैं कोई सुनी हुई कहानी पढ़ता तो मेरा मन ना लगता। तो मैंने वो कहानी पढ़ी जो मैंने भी नहीं पढ़ी हुई थी, क्योंकि मैं पढ़ ही रहा था, तो मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। आम, अरे आम, मौसी ने आम लाने को कहा था अचार के लिए। खैर, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। हर्षल दोफारे जी कह रहे हैं विक्रम जी नमस्कार, आशा है कि आप ठीक हैं। बिल्कुल ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने पूछा। भगवान आपको हमेशा खुशी रखे, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे और सबको खुश रखे। आपने हमारी आदतें बिगाड़ रखी हैं, ये तो इल्जाम है, क्षमा कीजिए मेरे कहने का। सिर्फ इतना मतलब था कि आपके चैनल आने से पहले हमें दूसरे चैनल पर नए नए एपिसोड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। अच्छा, हो सकता है फिर मैं लेट सुनने लगा था। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मैं तो मतलब लगा पड़ा रहा। पहले मैंने वो कॉमिक्स वालों की कहानियां सुनी, फिर इधर उधर गूगल गुरु पे देखा। और गूगल गुरु ने मुझे एक्चुअली फंसाया था, कि वो मुझे मिला नहीं था 100 माइल्स। और खैर, लेकिन आप हर रोज एक एपिसोड सुनवाकर हमारी आदत बिगाड़ आपने हमारे हर रोज एक एपिसोड सुनवाकर हमारी आदत बिगाड़ दी है। नहीं नहीं भाई जी, आदत नहीं बिगाड़ी, बस यही है कि मैं भी सुन पढ़ लेता हूँ, आप भी सुन लेते हैं, दोनों का काम चल रहा है। अब हमें रोज आपकी ओर से नई कहानी सुनने की आदत लग चुकी है, और उससे भी ज्यादा हमें इस बात का इंतजार रहता है कि आप हमारे कमेंट्स पढ़ें और उनके उत्तर दें। हाँ, ये तो है, ये तो बढ़िया बात है। अब देखो, आप बोल रहे हो, मुझे ऐसा लगा है कि आप मेरे साथ बात कर रहे हो। आशा है कि आपने जिस काम के लिए छुट्टी ली थी वो पूरा हो गया। छुट्टी नहीं ली थी भाई जी, छुट्टी इस काम से ली थी। वो तो काम पे ही गया था मैं अपने। भगवान आपको हमेशा खुश रखे और आप हमें यूं ही कहानियां सुनाते रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबको हमेशा खुश रखे। लेकिन भगवान के अपने रंग हैं। अ, अच्छा, ये आपने मुझे लग रहा है 2 बारी कमेंट डाल दिया है। चलिए, धन्यवाद। पंकज प्रजापति जी कह रहे हैं सफर की थकावट थकावट दूर हुई या नहीं। सफर से हमारे आते हमारी याद आ गई, दिल से थैंक्स। सफर की थकावट, हाँ, थकावट मतलब ये होता है कि आप जब अपने अड्डे से उखड़ जाते हो, तो आपको, पता नहीं सबके साथ ही होता होगा, मेरे ख्याल से तो 1-2 दिन तो आपको ठीक से नींद नहीं आती जब आप किसी नई जगह जाते हो। ठीक है। फिर आपका बॉडी क्लॉक जो है वो बिगड़ जाता है, और उतनी देर में फिर आपको वापस चलने की तैयारी करनी होती है। और ऑफिस ऑफिस के काम से जाओ तो यूं ही हमें खाम खा सरदर्दी पीछे दिमाग में चलती रहती है। तो हाँ, ऐसी कोई थकावट तो नहीं हुई थी, बट ये है कि जो आपके रेगुलर जो आपकी रेगुलरिटी है वो टूट जाती है, तो उस वजह से थोड़ा सा लगता है।
पर बाकी सब ठीक है। धन्यवाद आपने पूछा। घूमना फिरना भाई कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा भाई साहब जी, धन्यवाद भाई जी। शब्बीर भाई जी कह रहे हैं अब जाके लगा, कैसे हो विक्रम भाई? नहीं, अब जाके दिल लगेगा। कैसे विक्रम भाई? धन्यवाद शब्बीर भाई, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? एक वीक से बाहर थे, क्या मजा आया है, क्या मजा आया। नई जगह पर और कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ हो या कुछ यादगार हुआ हो तो हमें भी बताएं, और ठेकेदार सुनाने के लिए शुक्रिया दिल से। धन्यवाद शबीर भाई। मजा तो आया, कह सकते हैं। देखो, मजा आने वाली बात क्या होती है, ऑफिस का ट्रिप था, ठीक है। अच्छा, अब उसमें जब ऑफिस में जो होता है कि जब आप कहीं पर भी बाहर जाते हैं, यानी मान लो इस लोकेशन का आदमी बेंगलोर जा रहा है, तो खामखा आपको, खामखा नहीं कहने का मतलब, ऑफिस के लोगों के साथ ही ज़्यादा आपका, यूं आप 8 घंटे या मान लो 10 घंटे काम करते हैं तो वहाँ 24 घंटे आपका चक्कर उनके साथ ही लगा रहता है। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। माहौल तब खराब होता है जब आपके सीनियर आपके साथ होते हैं, ठीक है। फिर आपको अपनी लिमिट में रहकर चलना पड़ता है, आप सब कुछ माप तोल कर करते हैं, तो वो उतना खुलापन आ नहीं पाता। बाकी तो सब ठीक था। और वैसे भी आजकल भारत के मेरे ख्याल से जितने भी बड़े शहर हैं ना, वो सब एक जैसे ही हो गए हैं। करना क्या है, जाओ जी जाओ, जाकर आपने किसी न किसी होटल में जाओगे। होटल 19 21 ही होते हैं, खाना उनका 19 21 होता है। दैट्स इट। हो सकता है अपना अपना तरीका हो, लेकिन मेरा सोचने का यही तरीका है। हम्म, बाकी हाँ, ठीक ही था। हम्म, और अनिल मोहन जी के देवराज चांद के नॉवेल्स का ठेका उठाने के लिए धन्यवाद। दिल से भाई, आप ही से उम्मीद है भाई। खुश रहो विक्रम भाई। हम मालिक को दुआ करेंगे आपको नौकरी के माया जाल से जल्द आजादी दिला रहे। ये दुआ है, दुआ है भाई जी। अब मतलब कोई लॉटरी लग जाए तो बात अलग है, नहीं तो ये जो चल रही है छोटी सी चलने देना। भगवान से दुआ करना भाई जी, कहीं और ही ना माया जाल से निकल निकल जाए। ठीक है, चलिए। नहीं, मैं जानता हूँ आपने तो अच्छी दिल से ही दुआ की है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, पर बाकी देखते हैं, जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। किस्मत से ज्यादा और भाग्य से अधिक कभी किसी को ना कुछ मिला है ना मिलेगा। इसरार अहमद भाई कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया, आंखों में उपन्यास लिखिए। हाँ? बहुत ही बढ़िया, आंखों में उपन्यास लिखिए विक्रम भाई, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ से इसरार अहमद। इसरार अहमद भाई, क्या लिखा है आपने कि लाखों में उपन्यास लिखिए या आंखों में? क्योंकि आपने लिखा तो उसके ऊपर है। सॉरी, समझ नहीं आई बात आपकी, पर चलिए, आपने कमेंट किया उसके लिए धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया उपन्यास पढ़ा आपने विक्रम भाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी इसी तरीके से उपन्यास पढ़ा कीजिए, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान से इसरार अहमद खान जी, धन्यवाद इसरार भाई। ये वाला कमेंट सही लिखा था, वो मुझे समझ नहीं आया। बहुत ही बढ़िया, आंखों में उपन्यास लिखिए ऐसा लिखा हुआ आपने, देखो आप खुद पढ़ के देख लेना। तो मेरे को बात समझ में नहीं आई। चलिए, कोई नहीं, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। दिनेश भाई कह रहे हैं विक्रम भाई, जब आप कमेंट्स पढ़ते हो तो 90 का 10 याद आ जाता है। अच्छा, मतलब 90 का दशक याद आ जाता है, जब आकाशवाणी पे श्रोताओं के नाम दिए जाते थे। हाँ, है ना। और उस वक्त होता भी ये था, दिन के वक्त तो टीवी का तो कोई मतलब ही नहीं होता था, रेडियो होता था। और रेडियो आप जो मर्जी कर रहे हो, आपको कान में बजता है तो आपको सुनना ही सुनना है। पर ऐसा भी नहीं है कि आपको पर्सनल रेडियो, पर्सनल भी होते थे, यानी कमेंट्री वमेंट्री सुनने के लिए, जो हमारे जैसे क्रिकेट के कीड़े होते थे वो कान में लगा के, भाई साहब कपिल देव क्या कर रहा है, श्रीकांत ने मार दिया है, वेंगसरकर आ रहा है, ये वो। लेकिन हाँ, ये जो विविध भारती पे आते थे कि इन्होंने वहां से
कुछ नाम तो अभी भी याद आ जाते हैं, अभी मेरे को याद नहीं है, लेकिन कुछ पक्के होते थे कुछ लोग, उनके नाम आते ही आते थे। एक तो मेरे ख्याल से एक नाम होता था मिगलानी करके कोई, वो पता नहीं कहाँ से करते थे, 3-4 मिगलानी होते थे। उनकी पता नहीं कैसे न कैसे उनका नाम आता ही आता था। अगर आपको कोई नाम याद हो तो बताइएगा, जिनके नाम आपने अक्सर सुने हो। शिवम गोस्वामी भाई कह रहे हैं राधे राधे। राधे राधे भाई जी। अवतार बोरा जी कह रहे हैं विक्रम भाई नमस्कार, आशा है आपकी यात्रा मंगलमय गुजरी होगी। नई कहानी शुरू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अवतार भाई। रिंकू सैनी जी कह रहे हैं अपलोड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू भाई जी। सर जी मखमली आवाज कहाँ खो गई थी? शैलेंद्र कक्कड़ जी कह रहे हैं धन्यवाद शैलेंद्र जी। खो नहीं गई थी, मैंने बताया तो था, मैं बताकर ही गया था इस बारी तो। अवतार भाई का कमेंट है एक और। विक्रम भाई नमस्कार, ये देवराज छंद ट्रेडमार्क डकैती की कहानी निकलेगी ऐसा हमारा अंदाजा है, कहानी सुनाने के लिए धन्यवाद। हाँ मुझे भी लग रहा है, और इसमें पूरे के पूरे वो स्टेप्स दिख रहे हैं ना, कि देवराज चौहान कैसे तैयारी करता है, सब कुछ करता है। और जहां तक मुझे ख्याल है, पता नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हाथ फिर भी कुछ नहीं आएगा, आगे भगवान जाने। जैसे हमने देखी हुई है, वो कौन सी थी, हमने वो जो दो लड़के थे अचानक से आ गए, अरे कौन सी कहानी थी वो, अम, वर्दी का नशा। उसमें देखो कितनी जबरदस्त माल सारा हाथ में आया और फिर निकल गया। ठीक है, वर्दी का नशा ही था ना। हाँ वर्दी का नशा था। ताकत का खेल में भी, यानी अभी तक हमने कोई ऐसी कहानी पढ़ी है जिसमें देवराज चांद कहीं माल लेकर गया हो ना। सारा का सारा माल जो है कहीं ना कहीं खिसक ही जाता है। मैं फिर भी देखता हूँ, एक मिनट। यानी कुछ तो कहानियां ऐसी हैं जहां देवराज चांद ने किया ही काम दूसरों के लिए है। ठीक है। और वो जो बॉक्स था, वो जो इधर उधर कर दिया था, लड़कों ने मिट्टी में दबा दिया था, कौन सी कहानी थी वो दौलत खतरे में थी ना शायद। हाँ दौलत खतरे में थी शायद। वर्दी का नशा में तो, हाँ चलिए खैर कोई नहीं। हम्म, झिंगा लाला, क्या बात है। झिंगा लाला भाई ने लिखा है डाका। अच्छा, आप डाका कमेंट कर रहे हैं कि डाका, डाका भाई जी वोट कर दीजिए, अगर डाका जीती तो डाका ही सही। अवतार बोरा जी फिर, अच्छा ये ठेकेदार नंबर 2 पे कमेंट किया है। विक्रम भाई नमस्कार, हम श्रोतों से आप क्यों नाराज हो गए और कमेंटों का जवाब देने से क्यों बच रहे हो? पहले की तरह कमेंटों का जवाब दिया करो कहानी सुनाने के बाद, धन्यवाद। नहीं नहीं अवतार भाई, देखो हुआ क्या कि जैसे ही मैं आया तो मैंने सभी कमेंट्स को लाइक कर दिया, और उससे क्या हुआ कि सारे कमेंट्स उड़ गए। यानी अब ये नहीं मुझे पता था कि ये उड़ ही जाएंगे, तो ये उड़ गए। उड़ गए तो वो दिख नहीं रहे थे, क्योंकि मैंने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर दिया किसी भी तरह से। तो फिर मेरे ख्याल से 3-4 ही कमेंट्स दिख रहे थे उस वक्त। तभी मैंने कहा कि हम जितने भी कमेंट्स हैं उसको अगले एपिसोड से पढ़ेंगे, और उसके बाद हम, तो जो पहला था वो तो मैंने बिना उसके ही फटाफट अपलोड कर दिया था, क्योंकि आप लोग इंतजार कर रहे होगे। दूसरे में कोई कमेंट्स नहीं थे, अब तीसरा है और इसमें आपके कमेंट्स हैं और मैं उत्तर दे रहा हूँ, और अब हमारा सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो नाराज मत होइए, यानी मैं क्यों नाराज होऊंगा आप लोगों से, और आप लोगों से विनती है कि नाराज ना होइएगा। अब हम, अभी कुछ भाई लोग ऐसे भी हैं हमारे जो ये पसंद नहीं करते। उन्होंने कहना कि अरे यार इतनी देर में तो और कहानी सुना सकता था, है ना। वो ये नहीं सोचते कि फिर भी तो सुनाने आगे जाके कमेंट पढ़ता। पर ठीक है, तो अब हमारा सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। हम एक काम कर लेते हैं, नहीं तो अगर जिस दिन 20 से कम कमेंट होंगे हम उस दिन नहीं पढ़ा करेंगे, 20 से ज्यादा होंगे तो जिस दिन 20 से कम होंगे उसे अगले एपिसोड में पढ़ लिया करेंगे, ठीक है। हाँ ऐसा कर लेते हैं। चलिए, अमर सिद्धू भाई कह रहे हैं विक्रम भाई एक दिन में एक ही पार्ट सुनाया करो। एक ही पार्ट सुनाया भाई जी? अच्छा वो आपने इसलिए कर लिया कि शाम और सुबह का। हाँ वो मैंने एक्चुअली दूसरा वाला तो, क्योंकि 5 बजे तक की जो कंटिन्यूटी है उसको तो फिर, क्योंकि मुझे वापस अपना बॉडी क्लॉक उसी में लाना था, यानी कि मैं दिन में
9 बजे के बाद ही सोऊंगा, तो मैं फिर उसी हिसाब से सोया, तो उससे पहले मैंने रिकॉर्ड कर दिया। खैर, आपके चिंता और कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन कुमार भाई जी कह रहे हैं वेलकम भाई, धन्यवाद नवीन जी। टेम्पोल जी कह रहे हैं गायब वाला स्टंट भी कर लेते हो, पता नहीं था। गायब वाला स्टंट? अरे टेम्पोल जी, गायब कहाँ हो गए हम? मैं तो बता के गया था, गायब तो होता है कि बंदा पता न चले, तो बकायदा बता कर गया था। हाँ, आपको लगा गायब हो गया तो कोई नहीं। दिनेश कुमार जी कह रहे हैं विक्रम भाई कहानी बहुत अच्छी है, मुझे भी अच्छी लग रही है ये कहानी तो। अ, सनातन भाई कह रहे हैं बहुत खुशी हो रही है, धन्यवाद भाई जी। कृष्णा बहन कह रहे हैं विक्रम भाई नमस्कार, आता है आप, आशा है, अच्छा आशा है आपकी यात्रा सफल रही होगी। काफी इंतजार करना पड़ा उपन्यास का, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उपन्यास अच्छा है, कहानी अच्छी है, बढ़िया प्रस्तुति। जी हाँ, ये कहानी से तो मुझे भी आशा है कि अच्छी कहानी है ये। वैसे हुआ क्या है ना कृष्णा बहन, मैं आपको बताऊं और आपको ही नहीं सभी श्रोताओं को बताता हूँ, ये मेरे पास सारी कहानियां पीडीएफ फॉर्मेट में है, ठीक है। और ये हुआ क्या है कि ये किताब जो है ना, जैसे ये मुझे लग रहा है पायरेसी की किताब है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक तो वो वैसे ही, यानी पल्प फिक्शन कहलाता है ना, इस पल्प के ऊपर भी पायरेसी हुई हुई लग रही है। जिस किस्म का इसके अंदर मिसप्रिंटिंग है ना, पर मिसप्रिंटिंग नहीं है इसके अंदर ना टेक्निकल एरर्स हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि जहां में लिखना होना चाहिए था वहां से लिखा हुआ है, इस तरह के एरर्स हैं इसके अंदर। और पंक्चुएशन मार्क्स की जो है ना वो कमी है इसमें, यानी गलत जगह पर पंक्चुएट किया हुआ है, और इसीलिए जो तुकबंदी है ना वो कई बार बिगड़ जाती है जब आप पढ़ते हैं तो। आप जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग एकदम से पंक्चुएशन मार्क्स को पकड़ता है और उनको देख लेता है कि भैया ये इसे ऐसे पढ़ना है, लेकिन पता चल रहा है कि वो गलत जगह पंक्चुएट किया हुआ है, कहीं गलत जगह कॉमा लगाया हुआ है, कहीं गलत जगह वो प्रश्न सूचक लगा हुआ है, इस तरह की बातें। तो मुझे लग रहा है किसी ने किताब की पायरेसी की हुई है, क्योंकि जिस वक्त ये किताबें बिकती थी उस वक्त ठीक से बिकती थी, तो किसी ने बहती गंगा में हाथ धोए। खैर, आपका ये कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति मिश्रा जी कह रहे हैं सर यू आर लेट टू अपलोड द स्टोरी। नहीं प्रीति जी, लेट नहीं है, मैं तो बता कर गया था, क्या बात कर दी आपने। वो देखो यहाँ पर ना एआई चलने लगा इस पे भी, उसे नीचे कमेंट लिखा हुआ हाँ भाई थोड़ा व्यस्त था, अब से कोशिश करूंगा समय पर वीडियो अपलोड किया करूँ। इसे अपलोड ही कर देता हूँ। मुकेश अग्रवाल जी कह रहे हैं विक्रम जी राधे राधे। राधे राधे। मैं दिल्ली से हूँ, कहानी बहुत ही रोमांचक है। अच्छा, आप आतंक का पहाड़ के ऊपर लिख रहे हैं? जी हाँ, ये भी कहानी बहुत रोमांचक थी। जैसे मैं विविध प्रकार के गत्ते के डिब्बे बनाता हूँ, वैसे ही आप कहानी सुनाते हैं तो ऐसा लगता है कि उसके सारे विविध कैरेक्टर्स आपके ही अंदर हैं। हम्म, धन्यवाद। चने के झाड़ पर चढ़ा दिया आपने मुझे, धन्यवाद मुकेश अग्रवाल जी। बाबा जी की डमी आईडी से आया है जय महादेव विक्रम भाई। लो हम भी आ गए सर, क्या फिरौती अलग से अपलोड कर सकते हैं जैसे एसएमपी की करते हैं? फिरौती, एक मिनट, फिरौती, फिरौती, अच्छा 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 अच्छा, प फ प फ प प प प प फ
फिरौती। ठीक है भाई जी। अच्छा, आरडीएक्स के साथ एक बार फिर। ओके। अलग से क्यों करें? इसे तो हम जब मौका पड़ेगा तब करेंगे। देवराज चौहान की कहानी है ये तो। इसे तो बाबा जी ऐसे अलग अलग करने लग गए तो माल जल्दी खत्म हो जाएगा। ये सब अलग से बांध के रखा हुआ माल है, धीरे धीरे निकालेंगे। धीरे धीरे रे मना। जैसे जगीरा कहता है ना चाइना गेट में, हौले हौले। तो धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है। हाँ। कोई और एसएमपी, या जैसे इन्होंने बताया था कौन सा था, आमिर खान का मेरा देश मेरे लोग, ये सब हम उसमें करते हैं। बाकी तो अलग से क्या करना है? हम सबके साथ मिलकर पढ़ेंगे। ठीक है। उम्मीद है आप नाराज नहीं होंगे। 3-4 बार आपने सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब का बटन दबाया, तो जाने दीजिए। चलिए दोस्तों, मुझे लग रहा है कि हमारे कमेंट्स पूरे हो गए हैं आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इतने अच्छे कमेंट्स के लिए, और इतनी प्रशंसा करने के लिए, इतना प्रोत्साहित करने के लिए। हिंदी के शब्द मिलने मुश्किल हो जाते हैं। और मेरी उम्मीद है मुझे कि आप लोग ना वहाँ लाइव सेक्शन में जो कहानी चल रही है तिरंबकम, उसे भी सुनेंगे। 4 एपिसोड मैंने अपलोड कर दिए हैं। मैं अभी थोड़ी देर में 5वां कर दूंगा अपलोड। उसे भी सुनिए, वो भी बहुत अच्छी कहानी है। चलिए, मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए भगवान से प्रार्थना है कि आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।